द गुड वुमेन ऑफ सेज़वान बाय बर्टोल्ड ब्रेशट। आज जो वर्क हम डिस्कस करेंगे वो ब्रेशट का द फेमस वर्क है द गुड वुमेन ऑफ सेज़वान। आपने एक टर्म सुना होगा आप, क्योंकि लिटरेचर टर्म आपने काफ़ी सुन रखा होगा, दैट इज़ द वर्फ्रेमडंक्स इफेक्ट। यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ, VER वर्ब, देन FREMDUNGSE KT। दिस इज़ अगेन द जर्मन वर्ड। तो हल्का सा पता चल रहा होगा आपको, ब्रेशट जैसे नाम से ही पता चलता है ऑल अबाउट दी, हमारे पास जो राइटिंग एड्स एंड जर्मन प्ले। ठीक है, तो जर्मन प्ले है हमारे पास। और ये जो इफ़ेक्ट है दैट्स कॉल्ड दी वर्फ्रेमडंक्स इफ़ेक्ट, या हम इसे बोल सकते हैं एलिनेशन, एलिनेशन इफ़ेक्ट, एलिनेशन इफ़ेक्ट भी बोल सकते हो आप, डायलैक्टिकल इफ़ेक्ट भी बोल सकते हो, डायलैक्टिकल, डायलैक्टिकल इफ़ेक्ट, या इस्ट्रेंजमेंट भी बोल सकते हो आप, इस्ट्रेंजमेंट इफ़ेक्ट। ठीक है, तो ये सारे जो इफ़ेक्ट हैं, दिस इज़ अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, और यही क्वेश्चन आने वाला है हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है, और जहाँ हम इसे बोल सकते हैं दैट इज़ द नॉन ड्रामेटिक प्ले, या फिर एक सिंपल सी बात है दैट इज़ द नॉन एरिस्टोटेलियन वर्क। इतना कुछ पढ़ना है अगर, और सबसे सिंपल बात ये है कि इन सब का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है यहाँ पे। एक उस सेंस में नहीं है कि सबका मीनिंग हम एक एक तरफ से ही एक चीज़ ही बोलिए, नहीं, पर फिर भी ऑलमोस्ट सेम है। ये वर्क फ्रॉम डंक्स इफेक्ट है, इसी को एलिनेशन इफेक्ट बोलते हैं। अगर आपको इतना पता हो एलिनेशन का मतलब क्या है, कि किस तरह से आपको एलिनेट रहना है। एलिनेट का मतलब क्या है, जैसे कि जो भी प्ले को स्टेज पे ओरिएंट किया जाता है, बिल्कुल सही। जब प्ले को स्टेज पे दिखाया जाएगा तो ऑडियंस जो है वो पहले से, जैसे जो ऑडियंस बैठी हुई है उनको ये लगना चाहिए कि दिस इज़ अ प्ले, ये सिंपल एक प्ले है। और उनको ऐसा, क्योंकि जैसे कि पहले जो इससे पहले प्ले हुआ करते थे बेसिकली एरिस्टोटेलियन प्ले जिसे हम कहते थे, जिसे हम क्या कहते थे, एरिस्टोटेलियन प्ले, या क्लासिकल जो प्ले होते थे जो उन पे डिज़ाइंड होता था, या फिर हम ड्रामेटिक प्लेस जिसे कहते थे, उसमें ऑडियंस को जो दिखाया जाता था प्ले में, उन्हें कहीं न कहीं ऐसा लगता था दैट वी आर आल्सो द पार्ट ऑफ दिस प्ले, कि वो इतना ज़्यादा प्ले के अंदर घुस जाते थे, उन्हें लगता था कि हम भी इसके एक कैरेक्टर हैं, अपने आप को उस कैरेक्टर में अंदर रख के फिर वो देखते थे। यानी जो प्ले में कुछ चल रहा हो तो वो उसको अपने आप के अपने से इंटरलिंक करते थे। और जो उन कहीं न कहीं एम भी यही था ड्रामेटिक प्ले दिखाने का, कि किस तरह से वहाँ ड्रामा जो परफ़ॉर्म किया जा रहा है, वो ऑडियंस को ऐसा लगे कि वो सब कुछ रियल है, और ऑडियंस अपने आप को उसमें देखे। दैट इज़ द ड्रामेटिक प्ले, इसी को एरिस्टोटेलियन प्ले बोलते हैं। पर ये जो है यानी 1900 से, इट मीन्स द मॉडर्न पीरियड, और मॉडर्न एज से 1900 से 1960s एंड अप टू दैट ऑफ द 70s, एक ऐसा एज आया दैट ब्रिंग्स द एलिनेशन इफेक्ट एंड द डायलेक्टिकल इफेक्ट, और वर्फ्रेमडंक्स इफेक्ट। वर्फ्रेमडंक्स इफेक्ट का मतलब और एलिनेशन इफेक्ट, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। वर्फ्रेमडंक इफेक्ट्स एंड एलिनेशन इफेक्ट और स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट, तीनों का मतलब सेम ही है, कि ऑडियंस को अपने आप को इस बारी दूर रखना है। ऑडियंस को पता होना चाहिए कि वो प्ले परफॉर्म हो रहा है, दैट्स नॉर्मली अ प्ले, उसका हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है, और वो एक नॉर्मल है, यानी नॉर्मल प्ले चल रहा है बस, है ना? कि ऐसा नहीं कि तुम अपने आप को उसमें देख रहे हो, तुम्हें वो रियलिटी जैसा फ़ील हो रहा है, तुम अपने आप को उससे कनेक्ट कर रहे हो, इस तरह से नहीं होगा। इट मीन जो भी दिखाया जाएगा उसके लिए ऑडियंस को अपने आप को एलिनेट करना है। ऑडियंस खुद एलिनेट कर लेगी, ऑडियंस समझ जाएगी जो चीज़ दिखाया जा रहा है, वो सिर्फ़ एक प्ले है, उसका ऐसा कुछ कनेक्शन नहीं है हमारे साथ। इस तरह की राइटिंग को बोला जाता है वर्क फ्रॉम डंक्स इफ़ेक्ट और एलिनेशन इफ़ेक्ट और डायलैक्टिकल इफ़ेक्ट और इस्ट्रेंजमेंट इफ़ेक्ट। तो अब आपको ये समझना है कि इतने सारे ये है क्या? देखो, वर्क फ्रॉम डंक्स इफ़ेक्ट तो है, वो तो जर्मन वर्ड है, इसी का मतलब होता है एलिनेशन। एलिनेशन का साफ मतलब आपको क्लियर ही हो रहा है कि एलिनेट करके चलना है, यानी दूर रख के चलना है। अपने आप से उस प्ले को दूर रख के समझना है। और इस्ट्रेंजमेंट इफ़ेक्ट भी इसी को बोलते हैं, कि अपने आप को जो है उससे दूर रख के चलना है। डायलैक्टिकल इफ़ेक्ट, ये जो पहला था, जो फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ था हमारे पास, ये जो टर्म है, यानी जिसे हम बोल रहे हैं वर्क फ्रॉम डंक्स इफ़ेक्ट और एलिनेशन इफ़ेक्ट। ठीक है, तो एपिक थिएटर है ना, तो ये एपिक थिएटर का पार्ट था। अब देखो एक और नई चीज़ आ गई, दैट इज़ कॉल्ड द एपिक थिएटर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहीं पे है सारे क्वेश्चंस तकरीबन। ठीक है, और चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो एपिक थिएटर है, तो एपिक थिएटर का भी ये पार्ट है। इट मीन द थिएटर को हमें समझना एज एन एपिक, यानी थिएटर को हम एपिक की तरह देखने वाले हैं, क्योंकि इस तरह का गेम आ चुका। थिएटर मतलब जिसपे सिंपल प्ले को
दिखाया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। पहले ड्रामा होते थे, अब प्लेज़ होते हैं, पर दैट्स अ पार्ट ऑफ द एपिक, वो एपिक हो गया है। एपिक इस वे से हो गया कि देखो जब पहले होता था, यानी जब एरिस्टोटेलियन प्ले दिखाए जाते थे, जब पहले एरिस्टोटेलियन प्ले को परफ़ॉर्म किया जाता था या ड्रामेटिक प्ले को दिखाया जाता था, तो उसमें क्या होता था, नॉर्मल जिस प्ले को दिखाया जा रहा है, तो जो वहाँ एक्टर्स थे, वो सिंपल परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वो परफ़ॉर्म कर रहे हैं और ऑडियंस उन एक्टर में अपने आप को ढूँढ रही है। कहीं पे ऐसा नहीं होता था, वो एक्टर्स जो है वो इंटरैक्ट करना शुरू कर दें ऑडियंस के साथ, यानी अब वो ऑडियंस से बात करना शुरू कर दें। पर हाँ, ये जो राइटिंग है या एलिनेशन इफ़ेक्ट है, डायलेक्टिकल इफ़ेक्ट है, स्ट्रेंजमेंट इफ़ेक्ट है, वर्मफ्रेंडेंस इफ़ेक्ट है, इन सब में जो एक्टर होते हैं, वहाँ जो परफ़ॉर्मर होते हैं, वो ऑडियंस से इंटरैक्ट करना शुरू कर देंगे, बीच में बोलने लग जाएँगे, मोनोलॉग्स काफ़ी आएँगे, मोनोलॉग के थ्रू काफ़ी चलेगा। इस वजह से ज़्यादा मोनोलॉग होने की वजह से कई बार इस तरह की राइटिंग को एक्सप्रेशनिज़्म के अंडर भी कंसिडर किया जाता है, एक्सप्रेशनिज़्म। ठीक है, तो इतना कुछ पढ़ना है। द गुड वुमन ऑफ द सेज वन इज़ अ परफेक्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ एलिनेशन इफ़ेक्ट एंड वर्मन्फ्रिंगडेंस इफ़ेक्ट एंड एस्ट्रेंजमेंट इफ़ेक्ट, ये तो आना ही है। या फिर एज़ एन एक्सप्रेशनिज़्म के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इट्स अ परफेक्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ द नॉन ड्रामेटिक प्ले। बिल्कुल सही है, नॉन ड्रामेटिक प्ले है, क्योंकि एरिस्टोटेलियन स्टाइल नहीं है। नॉन ड्रामेटिक प्ले यानी यहाँ ऑडियंस को समझना है जो चीज़ दिखाई जा रही है वो सिर्फ़ एक प्ले है, उसका कुछ वैसा कनेक्शन नहीं है। ठीक है? और ये किसी एक तरह का पॉलिटिकल चीज़ को या कोई चीज़ चल रही हो हाल-फिलहाल समाज में, उसको वहाँ पे डिस्कस भी किया जाता है। खुद सोचो, प्ले भी चल रहा है और वहाँ के जो जो परफ़ॉर्मर है वो ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट भी कर रहे हैं, बीच में वो मोनोलॉग भी बोल रहे हैं जो कोई उनको एक्सप्रेशनिज़्म में लेके आती है। ये सब कुछ कंसिडर किया जाता है अंडर एपिक थिएटर, और यही चीज़ उसे एपिक थिएटर फ़ॉर्म करती है। और अगर पेपर में आ जाए एपिक थिएटर क्या है, वो यही है। अच्छा, डायलेक्टिकल इफ़ेक्ट क्या है? इसी का नाम बर्टोल्ड ब्रेशट ने बाद में वरफ्रेमडंग्स इफ़ेक्ट को, एलिनेशन इफ़ेक्ट को या एस्ट्रेंजमेंट इफ़ेक्ट को, इन तीनों के नाम को बदल के बर्टोल्ड ब्रेशट ने बाद में डायलेक्टिकल इफ़ेक्ट रख दिया। इसका मतलब भी सेम ही है, इट मीन टू एलिनेट, यानी ऑडियंस को एलिनेट करके चलना है। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ, कहीं न कहीं वो जो है वो इसी के पार्ट है या इसी से उनकी जो वो कनेक्शन है वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एरिस्टोटेलियन प्ले हो जाएगा, ड्रामेटिक प्ले हो जाएगा। और अगर अभी कुछ वैसा समझ नहीं आ रहा हो, क्योंकि यार ये तो पहला स्लाइड है, सिर्फ मैंने यहाँ पे बताया है कि हम द गुड वुमन ऑफ सेज़वान जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कई होते हैं एकदम से आते हैं, देखते हैं ओहो इतना बड़ा ये लेक्चर है, छोड़ो आगे चलते हैं, ना समरी करी और सीधा कूद जाते हैं पेपर में। पर ये वो मटेरियल नहीं है, क्योंकि द गुड वुमन ऑफ द सेज़वान इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एलिनेशन इफेक्ट। और ब्रेशट को माना जाता है, अगेन अगर आप इस तरह का टर्म भी यूज़ करते हो, इट मीन द फादर ऑफ एलिनेशन इफेक्ट या द एज ऑफ एलिनेशन को स्टडी करते हैं, या एलिनेशन इफेक्ट 1950s और 60s और 40s के टाइम पे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो राइटिंग आई थी एलिनेशन इफेक्ट, क्योंकि जैसा समाज में चल रहा है उस तरह के राइटिंग पे भी रिफ्लेक्शन मिलता है। तो एलिनेशन इफेक्ट का जो प्रपाउंडर है वो बेर्टोल्ड ब्रेशट है। इन्हीं को बोला जाता है दैट ही वाज अगेन वन ऑफ द फेमस प्रपाउंडर ऑफ एलिनेशन इफेक्ट। तो वैसे तो ये जो टर्म है, इस टर्म को इरविन पिस्केटर ने जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, पर इरविन पिस्केटर इतना ज़्यादा आपको डीप में नहीं जाना। इरविन पिस्केटर ने इंट्रोड्यूस करा था, पर उसका एप्लीकेटिव फॉर्म, उसका सिग्निफिकेंस और उसको प्रपाउंड करना, वो सारा काम किया द बर्टोल्ड ब्रेशट ने। अब इस वर्क को हम शुरू करेंगे, द गुड वुमन ऑफ सेज़वान। ऐसा है क्या जो इस राइटिंग को वर्मन्ड्रंग इफेक्ट पे लेके आता है, यानी वर्फ्रेमडंग्स इफेक्ट जो भी है, और एलिनेशन इफेक्ट पे लेके आता है, या एक्सप्रेशनिज्म पे लेके आता है, या डायलेक्टिकल पे लेके आता है, या नॉन ड्रामेटिक पे लेके आता है, या फिर नॉन एरिस्टोटेलियन पे लेके आता है। चलो देखते हैं एज अ परफेक्ट एग्जांपल है और किस तरह से ये एपिक थिएटर का एक पार्ट कंसीडर किया जाता है। यहाँ वैसे आप भी देख सकते हो, पर थोड़ा-थोड़ा मैं बता देता हूँ। ऐसा ऑनसेट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 के देखो, एक तो राइटिंग 1940s की राइटिंग है, 1941-42, और हम सबको पता है दैट्स सितंबर 1, 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी, जो कि 1945 में जिसका एंड हुआ था। तो इट मीन बेसिकली ये जो राइटिंग है डिज़ाइन करी गई है ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टाइम पीरियड पे। तो जर्मन आर्मी जो है एनरोलिंग इन द मिडल स्कूल, उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ-कुछ जस्ट जो फ़ेमस वर्क है, इट मीन्स अगर हम इस वर्क को देखते हैं, इट्स एन हाइपोक्रेसी ऑफ द कैपिटलिज़्म। इसमें कैपिटलिज़्म की हिपोक्रेसी दिखा रखी है, किस तरह से बढ़ा-चढ़ा के जो कैपिटलिस्टिक लोग हैं वो कैसे होते हैं वो, और एब्सर्डिज़्म दिखा रखा है ऑफ एज़ एन आर्ट ऑफ द एस्केपिज़्म। ठीक है? ये सब समझ आ जाएगा, वो एब्सर्ड प्ले के कैसे है ये, या हाइपोक्रेसी किस तरह से दिखा रहा है इसमें कैपिटलिज़्म का, वो आपको एंड तक वैसे भी समझ आ जाना चाहिए। ठीक है? और आ ही जाएगा।
अच्छा, जो फ़ेमस राइटिंग है, देखो जैसे मदर कैरेज है, लाइफ़ ऑफ गैलीलियो जो है और द गुड वुमन ऑफ द सेज़वान, इन तीनों वर्क को ही माना जाता है एज़ एन एक्सीलेंट। वैसे तो और भी वर्क है, पर ये तीनों वर्क इज़ एन परफेक्ट एग्ज़ाम्पल ऑफ एलिनेशन इफ़ेक्ट का। तो भाई ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा पेपर में कि एलिनेशन इफेक्ट के थ्रू किस तरह से आप समझते हो इस राइटिंग को, उसको एक्सप्लेन करना है। एक तो ब्रेशेट प्रपाउंडर है, ऊपर से ये तीनों इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द एलिनेशन इफेक्ट इन मीन द लाइफ ऑफ द गैलीलियो, द मदर करेज, और जो तीसरी राइटिंग है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, द गुड वुमन ऑफ द सेज़वान। ठीक है, ये भी इज एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एलिनेशन इफेक्ट। अच्छा, सबसे अच्छी बात इस राइटिंग की ये है कि जो हैवक कंडीशन है वर्ल्ड वॉर का, जो उसमें दिखा रखा है, इस तरह का एनवायरनमेंट सेट कर रखा है कि जैसे आप इसको अगर पढ़ना शुरू करोगे बाय पेज, अगर आप शौकीन हो कि भाई प्ले लेके आए घर पे पढ़ना चाहते हो, एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से तो ज़रूरी नहीं है, पर इंटरेस्ट पर्सपेक्टिव से हाँ, अगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से है तो ये चैनल सही है, ठीक है। और कई बच्चे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो उनको थैंक यू दिल से। पर अगर आप एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो तो ये चैनल, यहाँ पे आपको सभी मटेरियल मिलने वाला है, पर अगर आपको इंटरेस्ट चाहिए, अगर आप प्ले पढ़ रहे हो तो आपको उसमें कंडीशन दिखेंगी और कई सारे ऐसे आउटर डायमेंशंस दिखने शुरू होंगे, जैसे कि प्लेन जो है वो उड़ रहे हैं, तो प्लेन तो उड़ते ही हैं। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है कि एक तरह के जेट प्लेन ये सब उड़ रहे हैं, फाइटर प्लेन उड़ रहे हैं, जो कि कंडीशन यानी हैवक लाइक कंडीशन क्रिएट कर रही है। इट मीन्स अब बिगिनिंग शुरू यानी एक तरह से शुरू होने वाला है कुछ अजीब सा, या कुछ ऐसा जो कि कुछ बहुत मनहूसियत टाइप से का, ठीक है। तो वो सब कुछ इसमें देखने को मिलता है और सच में जो हुआ द सितंबर 1 1939 वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्टेड, ठीक है, और ये इसकी शुरुआत होगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। और वो कंडीशन इसमें सच में देखने को मिलता है कि हाँ भाई, वैसे तो राइटर जो है इंटरल्यूड यूज़ करते हैं इस चीज़ को सेट करने के लिए, वो मैं आपको आगे समझा दूंगा, पर हाँ बिल्कुल अच्छी तरह से एनवायरनमेंट को और एक्सटर्नल जो स्टिमुलस है उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया गया इन ऑर्डर टू प्रेजेंट जो कहानी है उसको प्रेजेंट करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रेजेंट द स्टोरी। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। अब हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गुड वुमन ऑफ द सेज़वान जब ये होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ये जो डिज़ाइन है यानी उससे एक साल पहले उसके आसपास जो है ब्रेशेट ने लिखना शुरू कर दिया था। अच्छा, यहाँ से देख लो, जैसे ब्रेशेट बिगन द राइटिंग द गुड वुमन ऑफ द सेज़वान इन 1938 में लिखना शुरू करा, लिविंग इन डेनमार्क। उस समय वो डेनमार्क में रह रहे थे। अच्छा, वो डेनमार्क में कैसे, जर्मनी से वो भाग के डेनमार्क की तरफ शिफ्ट हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मली पता होगा द राइज़ ऑफ द हिटलर, अब यहाँ पे हिटलर है, तो इसीलिए जर्मनी एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे आप बैठ के इस तरह की राइटिंग को लिख सकते हो। तो फाइनली जो है ब्रेक्सिट जो है वो जर्मनी से डेनमार्क आ गए, और उसके बाद भी फिर वो डेनमार्क में भी जब कंडीशन उल्टा सीधा होने लग गया तो वहाँ से उठ के वो चले गए लॉस एंजलस, यानी इट मीन दैट अमेरिका। और अमेरिका में उन्होंने इस वर्क को फिनिश किया, द गुड वुमन ऑफ द सेज़वान। द गुड वुमन ऑफ सेज़वान अगर हम देखें तो जर्मनी, डेनमार्क एंड लॉस एंजलस, ठीक है। यहाँ पे और कई और फेमस राइटिंग है, द मदर करेज एंड चिल्ड्रन इज एन एक्सलेंट एग्जांपल ऑफ अगेन द एलिनेशन इफेक्ट, ठीक है। और ये जो सीन है जैसे वर्ल्ड वॉर टू का जो होलोकॉस्ट है, और जो मैंने बोला है कंडीशंस है, और कितना ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट है, वो जो स्पार्क ऑफ नेगेटिविज्म को बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है इस राइटिंग में, जैसे कि प्लेन का उड़ना, एक खतरा सा लगना, और ऑडियंस को कहीं ना कहीं पहले ही से ही डिज़ाइन दे देना कि हाँ अब जो हो रहा है, ये जिस टाइम और जिस पीरियड की राइटिंग है वो बहुत ही एक ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पे वायलेंस, इवन द ह्यूमन राइट वायलेशन, जेनोसाइड है ना, और होमिसाइड जैसे कंसेप्ट को आसानी से देखा जा सकता है। अब आपको पता है हम हमेशा की फैक्ट को तो डिस्कस करते ही, द फुल टाइटल द गुड वुमन ऑफ द सेज़वान, और कहाँ से लिया गया, इट मीन जर्मन टाइटल से, और वो क्या था, इट मीन देयर ग्यूते मेशोरो वॉन सूजा, शायद मेरे को खुद ही नहीं आया बोलना। अगर आपको अच्छी तरह आता है तो ठीक है, आप भूल सकते हो। द गुड पर्सन ऑफ द सेज़वान इस नाम से भी मिल सकता है आपको राइटिंग, कोई गलत चीज़ नहीं है। द गुड वुमन और द गुड पर्सन ऑफ द सेज़वान 1938 1941, इट मीन डिजाइन ऑन द ऑनसेट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ऑनसेट से में डिज़ाइन किया गया इसे। अच्छा, कहाँ लिखी गई है, लॉस एंजल्स, अभी पिछले टेक्स्ट में हमने देखा। मॉडर्निज्म और एपिक थिएटर का परफेक्ट एग्जांपल है जो कि आएगा पेपर में, ठीक है। एंड यॉनरा प्ले है ये, बिल्कुल सेजवान जो है। अच्छा, सेटिंग अजय नाम देख रहे हो आप, जैसे सेजवान तो चाइनीज़ कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, चाइनीज़ प्रोविंस ऑफ दिस सेजवान, ठीक है। तो चाइनीज़ जो है इसमें जो हमारे पास कैरेक्टर हैं उनके नाम भी चाइनीज़ जैसे हैं। और जो पहला वर्क उन्होंने लिखा था एक इसी तरह से एक ऐसे लिखा था, द फर्स्ट ऐसे,
वो और आर्टिकल जैसा था कुछ, ठीक है? तो जो फर्स्ट एसे लिखा था इन्होंने ऑन चाइनीज़ एक्टिंग, ठीक है? इसी में इन्होंने एलिनेशन इफ़ेक्ट को यूज़ किया था सबसे पहली बारी। तो ऑन चाइनीज़ एक्टिंग, ठीक है? एक तरह का ये आपको आर्टिकल मिलेगा इनका बर्टोल्ड ब्रेशेट का। इसी में फर्स्ट टाइम इन्होंने वरफ्रेमडंग्स इफ़ेक्ट को ट्रांसलेट करके बोला एलिनेशन इफ़ेक्ट, यही है एलिनेशन इफ़ेक्ट। अच्छा, क्लाइमेक्स और एंटागनिस्ट वो हम एंड में देखेंगे। सच में देखना ज़रूरी है। द गुड वुमन ऑफ द सेज़वान एज़ ए दीवार एलीबी, ठीक है? ये भी हो सकता है जो ट्रांसलेट्स इनटू द प्रोडक्ट लव। अच्छा, कई बारी जो है ब्रेशट ने ओरिजिनली जो है वो चाहते थे कि इनका टाइटल जो इस राइटिंग का द गुड वुमन ऑफ सेज़वान ना होके द प्रोडक्ट लव होना चाहिए। अच्छा, द गुड वुमन ऑफ सेज़वान ना होके क्या होना चाहिए? द प्रोडक्ट लव। अब यही क्वेश्चन अगर एंड में आप डाल सकते हो, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं और आप भी एक तरह से समझ सकते हैं कि क्यों वो जो है ब्रेशट ये चाहते थे कि जो राइटिंग है द प्रोडक्ट लव के नाम से जो है वो पब्लिश हो, ठीक है? तो वो पब्लिश हो, ऐसा क्यों चाहते थे वो? तो द प्रोडक्ट दैट इज़ लव और द लव एज़ कमोडिटी, इसका मतलब तो आपको क्लियर होगा। इट मीन द लव को एज़ एन कमोडिटी दिखाना, कि एक सामान की तरह प्रेज़ेंट करना, एक एज़ एन मटेरियल दिखाना, है ना? एक मटेरियल सेटअप दिखाना। कुछ ऐसा जो है इस कहानी में होगा, इस प्ले में होगा, तभी जो है ब्रेशट इस उसमें थे कि द गुड वुमन ऑफ सेज़वान ना, द गुड पर्सन ऑफ द सेज़वान नहीं, इस राइटिंग को द प्रोडक्ट लव से और लव एज़ एन कॉमेडिटी और इस तरह से दिखाना चाहिए, ताकि कहीं न कहीं ऑडियंस को पता चल सके कि इसमें लव को सेट किया गया है ऑन द फेस ऑफ द कैपिटलिज़्म और ग्रीड, यानी प्यार कुछ नहीं है, प्यार सिर्फ़ एक तरह का जो है पैसों पे जाता है और लालच पे जाता है। प्यार बस उसी चीज़ों पे है। तो जो एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव है और आज हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्न, वो भी कहीं न कहीं ये बात सही भी है, ठीक है? तो द प्रोडक्ट लव चाहते थे वो कि द गुड वुमन ऑफ सेज़वान ना हो के द गुड पर्सन ऑफ द सेज़वान ना हो के ना दी वार ए लीबी हो, जबकि द प्रोडक्ट लव या लव एज़ एन कॉमोडिटी, इस तरह से ये जो है वर्क का टाइटल ये होना चाहिए। अब यहाँ ये आप देख सकते हो ना, फॉर नोट्स टेक्स्ट ऑन आप कर सकते हो, चार्जेस लगेंगे नोट्स के, ठीक है? तो समरी आप यहाँ से देख सकते हो, बहुत ही एक बारी समरी, ये गेम ज़्यादा उसका नहीं है, समरी का है। मैं पहले बोल रहा हूँ, ये राइटिंग इस तरह के टेक्निकल राइटिंग के फ्रेम में आती है, जहाँ पे आपको जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करे गए हैं, जैसे कि ड्यूएक्स मशीना, एलिनेशन, ड्रामेटिक, नॉन ड्रामेटिक, किस सेंस में है ये राइटिंग, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, पर फिर भी समरी तो करनी ही है। अब यहाँ से कहानी की शुरुआत ही है, पर बीच में थोड़ी ऐसे-वैसे हो जाती है और एंडिंग बिल्कुल लूज़ फ्रेम पे रख के वो जो पॉइंटर है उसे ऑडियंस की तरफ शिफ्ट कर दिया है कि तुम देखो कहानी को आगे क्या है, क्या नहीं। तो यानी एंटी क्लाइमेक्स फ्रेम पे रोका गया इस कहानी को और पूरा जो है ऑडियंस की साइड शिफ्ट कर दिया गया कि अब उन्हें समझना है आगे क्या हुआ होगा। और देखो जैसे स्टार्टिंग कैरेक्टर्स जो हैं वो थोड़े नाम उनके वैसे हैं, पर वो तो हमारे लिए तो क्या चाइनीज़ का इंग्लिश सब एक जैसे ही हैं। तो देखो यानी नॉर्मली सबसे पहले तो वोंग एक पुअर वाटर सेलर है, यानी कहानी की शुरुआत में ही हमें एक कैरेक्टर मिलता है वोंग। वोंग के बारे में ये बता रखा है कि वो पुअर है, भाई गरीब है, और वो वाटर सेलर यानी पानी बेचता है, ठीक है? पानी बेचता है और वो गरीब है, ये बात तो यहाँ तक आपको समझ आएगी। उसके बाद देखो क्या है कि वोंग जो है वो अनकॉन्शियस, यानी एक तरह से जब वो सो रहा होता है तब वो भगवान से बातें करता है। यानी एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि वोंग के कनेक्शन भगवान के साथ है और भगवान उसके सपनों में आते हैं और वहाँ से वो भगवान से बातें करता है। तो वोंग को कहीं न कहीं आइडिया मिल गया था कि हाँ, 3 भगवान आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक एक तरह से कहीं न कहीं आयरॉनिकल फ्रेम स्टार्टिंग में ही सेट कर दिया कि वोंग भगवान से बात करता है, फिर भी वो क्या है, गरीब है और पानी बेच रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि जो भगवान से बात करता हो और वो गरीब ही हो और पानी बेचे, पर इस तरह के क्वेश्चन को शिफ्ट किया जा सकता है। बट स्टिल हम तो कहानी में हैं अभी, बाद में करते हैं कि क्या है क्या नहीं। तो वोंग जो है वो गरीब होता है, पानी बेचने वाला होता है, वो जो सीमेंट के पाइप से के जैसे होते हैं उसके अंदर वो रहता है। तो यानी पानी बेचने का इसका काम है। इतना गरीब है कि इसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, ये सड़कों पे रह रहा है और फिर भी ये जो है इसके कनेक्शन भगवान के साथ है। तो इसको पता चलता है कि 3 भगवान शहर में आने वाले हैं, तो ये शहर के गेट पे इसका जाके खड़ा हो जाता है। अब यही देखो कि यही पहचान गया उन 3 भगवान को, ठीक है? ये 3 भगवान को पहचानता है और पहचान लेता है कि ये 3 भगवान जो हैं वो आए हैं। अच्छा, 3 भगवान करने क्या आए हैं उस शहर में? 3 भगवान राउंड पे निकले ये पता करने के लिए कि इस दुनिया को दोबारा बनानी चाहिए कि दुनिया वैसी ही सही है, अभी सही है। तो यानी कंडीशन देखने आए हैं कि इस दुनिया के जो लोग हैं वो कैसे हैं।
कि ये बदल गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा मतलबी हो गए। अगर मतलबी लगे तो भगवान इसको सोचेंगे बदलने के लिए, नहीं तो फिर जैसी चल रही वैसे चलने दो। तो वो तीनों भगवान आते हैं। अब वोंग को पता चल गया कि तीनों गॉड आए हैं। अब वो तीनों गॉड जो हैं वो रहने के लिए जगह माँग रहे हैं। भई अब रात तो निकालनी है, रात हो जाती है। वोंग रिसीव तो करता है तीनों गॉड को, पहचान भी जाता है, पर अब शेल्टर की ही बात होगी, रुकेंगे कहाँ वो? शाम हो गई, अब रात को रुकना है। अच्छा भगवान को रुकना है, चलो हम ये तो मान सकते हैं, चलो भगवान रुकना है, वो चेक करने आए हैं। ये वो नहीं है भगवान बना के रह सकते थे, पर उन्हें चेक करना है कि इंसान कैसे हैं। हर घर में वोंग जो है वो गया शेल्टर के लिए, कि किसी से बोला कि इनको रुकना है, इनको रुकना है। कहीं ये नहीं बताया गया कि भगवान है, आम इंसान की तरह इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि भगवान ने मना कर रखा था बताने नहीं कि मैं भगवान हूँ। ठीक है, तो आम उसकी तरह करा के, आम लोगों की तरह के, ठीक है इनको रुकना है, आप रुक सकते हो, आप रुक सकते हो, और सब कोई ना कोई बहाना लगा रहा, कोई ना कोई बहाना लगा रहा। तो यानी कोई भी उन तीनों को रुकवाने के लिए माना ही नहीं। एंड में एक प्रोस्टिट्यूट है शंटी, ठीक है, शंटी। तो अभी एक पहला कैरेक्टर क्या है हमारे पास, वोंग। इसके बाद सेकंड कैरेक्टर शंटी, फीमेल है, ठीक है। और उससे पहले क्या था, वोंग। तो शंटी है, शंटी जा रही होती है, तो वो पूछता है वोंग शंटी से, क्या तुम इन तीनों को रख सकते हो, इन तीनों को आज रात के लिए रुकने के लिए जगह चाहिए। तो शंटी कहती है हाँ क्यों नहीं। शंटी एकदम से हाँ कर देती है फतेह हॉस्पिटैलिटी कि बिल्कुल भाई, हम मैं तो रोक लूँगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। शंटी जा रही होती है उस दिन, तो कहती कोई नहीं, आज रुक लेंगे ये तीनों। शंटी डजंट बिलीव दैट शी इज़ ट्रूली द गुड। एंड उसके बाद देखो, यहाँ तक तो नॉर्मल सी बात आ गई। इसके बाद वो पूरी रात जो है वहाँ रुकते हैं। जब अगले दिन सब सुबह को जा रहे थे, तो भगवानों को लगता है कि नहीं ये कितनी अच्छी है, ठीक है वो प्रोफ़ेशन से प्रोस्टिट्यूट बेशक, पर देखो कितनी अच्छी कि उसी ने सिर्फ़ उन्हें शरण दी, भगवान को शरण क्या दी, खैर रहने की जगह दी, ठीक है। तो रहने की जगह सिर्फ़ शंटी ने दी, बाकी किसी और ने दी ही नहीं जगह। तो भगवान भी, अब तीनों भगवान आपस में कैलकुलेट कर रहे होते हैं दूसरी एक जगह जाके, मतलब कोने में, कि क्या देना चाहिए शंटी को, हम कौन किस तरह का आशीर्वाद दे दें, क्या दे दें। फिर एक भगवान जो उनमें बोलते हैं ठीक है, हम इसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं, हम मानते हैं कि जैसे एक दिन होटल में अगर हम रुकते तो कितने पैसे देते, उस हिसाब से हम पैसे दे देते हैं। तो वो शंटी को जाते हुए 1000 सिल्वर डॉलर्स दे जाते हैं। शंटी भी गरीब है, ठीक है, 1000 सिल्वर डॉलर्स दे जाते हैं। और उसके बाद वो अपने रास्ते पे निकल जाते हैं टू फाइंडिंग द गुड पीपल ऑन द अर्थ इन ऑर्डर टू हेल्प एंड डिसाइड वेदर द वर्ल्ड कैन स्टे एज इट इज़। और उसके बाद वो निकल जाते हैं और देखने के लिए कि भाई दुनिया को और देखने के लिए और अच्छे लोग हैं कहाँ, क्या दुनिया को ऐसे ही रहने देना चाहिए या दुनिया को बदलना चाहिए। आ चुके हैं, तो उसने सोचा कोई कुछ एक नया काम कुछ शुरू करती हूँ मैं, ठीक है, ताकि मैं इस प्रोस्टिट्यूशन से दूर हो जाऊँ। तो उसने एक काम करा, उसने सोचा कि एक टोबैको शॉप है ना, एक टोबैको शॉप को उसने रेंट पे लिया। और ये न्यूज़ जो है पूरे गाँव में फैल गई, उस टाउन में, कि अरे शंटी ने एक टोबैको शॉप लिया है, ठीक है। तब ये फैल गई बात, तो मिसेस शिन, जो पहले इसकी प्रोप्राइटर थी, ठीक है, यानी स्टोर की, वो यानी जो मिसेस शिन जो है, यानी जिसका ये स्टोर पहले था, ठीक है, तो उससे इसने ले लिया, रेंट पे लिया है, तो टोबैको शॉप रेंट पे लिया। तो मिसेस शिन जो है वो कहने लगी ठीक है, तो कुछ नहीं करना, तुम्हें बस राइस खिलाना है मेरी फैमिली को हर दिन, कि इतना राइस खिलाना है कि बस उनका पेट भर जाए, ठीक है। ये डिमांड कर दी किसने, मिसेस शिन ने। देखते जाना हर कोई क्या क्या डिमांड करेगा। द कारपेंटर, कारपेंटर जिसने शेल्फ्स लगाए थे, यानी इससे पहले जो जिनका टोबैको शॉप था ये, ठीक है, तो यानी मिसेस शिन जो है, जो फॉर्मर थी, यानी इससे पहले जो थी उसी का ही था, तो उसके लिए शेल्फ्स लगाए थे कारपेंटर ने। कारपेंटर ने अंदर वो डिज़ाइन करे होंगे बॉक्स वॉक्स। तो वो कहने लगा भाई मेरी पेमेंट दो। तो पिछले वाली जो पेमेंट देखी नहीं गई, तुम पेमेंट दो, अगर तुमने पेमेंट नहीं दिया तो मैं ये टोबैको शॉप के जितने भी मैंने अंदर ये लगा रखे हैं ये बॉक्स वुड के, ये सब उखाड़ के ले जाऊँगा। तो कारपेंटर भी पीछे लग गया, मिसेस शिन भी पीछे लग गई। एक अनएम्प्लॉयड मैन आया, उसने बोला कि ये जो आपके जो टोबैको है, यानी बेसिकली जो तम्बाकू है ना, तो ये जो टोबैको है जिसमें कि जो डैमेज हो रखे हैं, ये मुझे फ्री का दे दो, ठीक है। उसने फ्री का मांगना शुरू कर दिया। एक डेस्टिट्यूट फैमिली ऑफ 8, एक बहुत ही दरिद्र लोग फैमिली आई, एक बहुत दरिद्र फैमिली, 8 लोग थे उस फैमिली में, हस्बैंड वाइफ निफ्यू नीस ब्रदर सिस्टर इन लॉ ग्रैंडफादर यंग बॉय, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक बारी उन्होंने शंटी को रहने की जगह दी थी। अब वो बोलने लगे हमें है ना एक काम करो कि ये जो तुमने शॉप ले रखी है इसके पीछे रहने की जगह दे दो थोड़ी सी। अब लोग ये भी पीछे लग गए। और मकान मालिक को जब ये पता चला कि भाई शंटी जो है उसने ये, मतलब इसके पास
$1000 तो उसने बोला 6 महीने का रेंट एडवांस दे दो। अब इतनी बुरी हालत होगी, देखो पूरे गांव में ये बातें फैल गई कि शेंटी के पास $1000 है, तो हर कोई अपने अपने एंगल से लूटने के लिए चल दिया। इसीलिए इसको कैपिटलिस्टिक और मटेरियल स्टाइल ऑफ राइटिंग के अंडर कंसिडर किया जा रहा है। तो यहीं पे शैंटी जो है वो चारों तरफ से अब घिर चुकी है। तो शैंटी अब कहती है कि देखो अब फँस चुकी हूँ। शैंटी अब कहती है कि जो मेरा भाई है, अब देखो शैंटी ने बोला यहाँ पे मेरा भाई, इसके भाई का नाम है शूटा, ठीक है। अब सच में इसका कोई भाई है नहीं, बहुत गलत सोच रहे हैं अगर हम इस तरह से सोच रहे हैं कि शैंटी का कोई भाई है, तो शैंटी का कोई भाई नहीं है। तो ये शूटा जो है वो शैंटी ही है, ठीक है, क्योंकि शैंटी फँस चुकी थी। अब इतना सब कुछ को तो हर किसी के लिए तो ये सब कुछ वो कर नहीं सकती, सिर्फ $1000 ही तो मिले थे। अब उनसे इन सब की डिमांड्स कैसे पूरी करी? तो उसने बोला ठीक है। जब उसके पास मिसेस मीशू आई, यानी मीसू, मिसेस मीशू कौन है? यानी जो उसे 6 मंथ एडवांस रेंट के लिए कह रही थी। एडवांस रेंट के लिए कहा, तो उसने कहा ठीक है, मेरा जो भाई आएगा वो इस बिज़नेस को लीड करेगा, यानी टोबैको इसको, और वो हैंडल कर लेगा इन सबको। अब जो है ये मीशू जो है जो सॉरी जो शैंटी जो है, अब वो शूटा बन के आने वाली है। क्योंकि जैसे ही पता चला सभी को कि $1000 है, यहाँ देखो शी मार्वल्स एट हाउ टाइटली द नीडी पीपल क्लिंग टू द लाइफ बोट। हर कोई अपनी लाइफ बोट को सेट करने की कोशिश कर रहा था कि अपनी लाइफ को इसी के पैसे के जरिए जो हम निकाल लेते हैं। इससे बचने के लिए एक यही रास्ता था। और यहाँ पे जो है अब कैरेक्टर को किस तरह से घुमाया गया है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं शॉर्ट आंसर इस तरह की कोई क्वेश्चन जो है सेट कर सकती है वो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, शैंटी ही शूटा है जो अब आगे बन के आने वाली है इस कहानी में। अब देखते हैं ये जो कैरेक्टर के जो किस तरह से फीमेल टू मेल बनने का फ़ायदा क्या हुआ। अच्छा, कुछ सोच के ही हुआ होगा ये सब गेम, कुछ सोच के ही की बन के वो कर सकती है वो, ठीक है। एज दी गॉड्स कंटिन्यूली, अब देखो गॉड्स जो हैं वो वोंग के सपने में आ रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या शैंटी अभी भी वैसी है, ठीक है। इसके बाद सीन जो है वो शिफ्ट होता है। शैंटी बिगिंस डिस्कसिंग हरसेल्फ एज द शूटर इन ऑर्डर टू मेक द रूथलेस बिजनेस एंड द पर्सनल डिसीजन। अब देखो शैंटी क्या है, जैसे ही शूटा आया, यानी शैंटी बन के ही शूटा, उसने ड्रेसअप किया और वो आ गई शूटा बन के। उसे सबसे पहले उन फैमिली में जो 8 थे उनको किक करके बाहर निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद थिएटर कारपेंटर को डराया। उसके बाद मिसूज़ो को, उसको भी बोला कि ठीक है, और यहाँ तक कि ऐड उसको भी बोला कि ठीक है हैगल्स, यानी सिंपल, हाँ बाद में देखते हैं, आपका जो है पेमेंट वो देखेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद ये बोल दिया कि मेरी बहन के लिए जो है वो एक वेल्दी हस्बैंड के लिए ऐड भी डलवा दिया। इस तरह से करके वो सभी गेम से बाहर निकल आई। जब पहले वो शैंटी थी तब वो नहीं कर पाए जो वो शूटा बन के कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं जिस तरह से एक तरह का जेंडर कंसेप्ट है ना, जेंडर कंसेप्ट कहीं न कहीं यहाँ पे निकल के आता है सामने, पर स्टिल वो क्वेश्चंस में देखेंगे हम। पर अब हम आते हैं व्हेन शैंटी हाउएवर मीट्स, अब देखो क्या है, अब यहाँ तक का तो सीन हो गया, शैंटी आगे सब चीज़ से बाहर। अब एक दिन शैंटी जो है वो जा रही होती है कहीं, तो सिंपली जो है, या शैंटी कहीं पे देखती है, और जब वहाँ वो देख रही होती है तो वहाँ उसे दिखता है एक पायलट, एक अनएम्प्लॉयड पायलट है तो पायलट पर अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयड पायलट है, वो सुसाइड कर रहा था, सुसाइड करने जा रहा था, और उसका नाम क्या था, यांगसू, ठीक है, यांगसू नाम है इसका, यांगसू। तो वो सुसाइड करने जा रहा था। अब ऐसे में जो है शैंटी के अंदर की आत्मा जागी और वो उसे बोलने लगी, और जैसे वो सुसाइड करने जा रहा था, देखो अब यहाँ पे कई सीन जो है बस सेट करें, मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में ही, इस कहानी में जो सीन्स है जो बहुत अच्छे अच्छे रखे गए हैं। तो यहाँ पे एक रेन का सीन, वैसे तो रेन हमेशा नेगेटिव सेंस को दिखाता है, बट स्टिल यहाँ पे ये जो प्यार पनपेगा इन दोनों के बीच में, दैट इज़ अगेन द नेगेटिव, वो नेगेटिव ही प्यार है, यानी फ़ायदा उठा रहा है एक तरह का यांगसू। तो अब हम दोबारा आते हैं, पहले तो बारिश होने लग जाती है, बारिश जब होने लग जाती है रोमांटिक हो जाते हैं, और फाइनली जो है शैंटी जो है वो प्यार में आ जाती है यांगसू के, जो कि पुअर भी था और साथ साथ क्रूअल भी था। देखो दोनों चीज़ लेके घूम रहा है, गरीब भी है और एक तरह का असली है ना। तो शैंटी लव्स हिम, अब शैंटी उससे बहुत डीप प्यार करने लग जाती है, जबकि यांगसू उसके प्यार में नहीं था, बस एक्टिंग कर रहा था, फ़ायदा उठा रहा था कहीं न कहीं। अब यांगसू फ़ायदा क्यों उठा रहा है? क्योंकि जो उसकी मदर है, यांगसू की जो मदर है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, उसको देखो यांगसू को कहीं सेट करवा रही है किसी जॉब में, उस जॉब में जो है ब्राइब मांगा गया है $500। अब $500 खसूटने के लिए, निकलवाने के लिए उस शंटी को फंसा रहा है यांगसू, पर ये सब
शंटी को पहले पता नहीं होता, पर बीच में पता भी चल जाता है, पर फिर भी वो सोचती है कि इन केस क्या पता ये बदल जाए, क्या पता ये सही हो जाए। तो इस तरह से करके ये कर रहे थे। और यांगसू आउट ऑफ द फाइनेंशियल रूल के यांगसू की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर इस समय हेल्प हो जाती थी। उसकी मदर कहती है किसको, जाके शंटी को। एंड द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन, जो एक वहीं पे एक ओल्ड मैन और एक ओल्ड वुमन की जो कारपेट शॉप है, वो ऑब्वियसली एटेंस ऑफ द गुडनेस, ये आगे वाले सीन पे देखेंगे। बस आपको अभी यहाँ समझ आना चाहिए कि जब वो शैंटी से शूटा बनी तो उन सारे जो है ये सब इन सब से बाहर निकल आई वो। जैसे कारपेंटर को डरा दिया, अब पहले नहीं डरा सकती थी, फीमेल थी। तो मैंने बोला था यहाँ पे जेंडर और जेंडर स्टीरियोटाइप जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि फ़ीमेल इतनी फ्रेजाइल और वीक कंसेप्ट जो है उसके थ्रू भी क्वेश्चन डाला जा सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं मेल डोमिनेंस वाले, और जैसे फीमेल को देखो वीक दिखाया गया कि इसीलिए उसे मेल बनना पड़ा। फीमेल बन के भी वो कर सकती थी, बट स्टिल हम कुछ नहीं कर सकते, जो राइटिंग है दैट्स द राइटिंग। तो अब देखो वो मेल बन के उसने वेल्दी हस्बैंड जो है उसके लिए ऐड भी निकलवा दिया अपनी बहन के लिए, यानी शंटी के लिए। कारपेंटर को डरा दिया, और जो इनकी मकान मालिक थी, यानी जो 6 महीने पहले एडवांस माँग रही थी, उसको भी बोल दिया ठीक है बाद में देखते हैं। और वो जो 8 रुके हुए थे दरिद्र फैमिली है ना, बिल्कुल घसीटी फैमिली, उनको भी निकाल दिया बाहर। ठीक है, बस वो है कि शंटी जो है वो प्यार में फँस गई, और यांगसू ने ये जो प्यार है इसीलिए अब देखो मैंने आपको बोला था कि किस तरह से स्टार्टिंग में, कि इस कहानी का नाम एक तरह से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इस कहानी का नाम क्या सोचा था बर्टोल्ड ब्रेचट ने कि क्या नाम रखना चाहिए इसका, और वो क्यों रखा होगा वो हमें यांगसू वाले स्टोरी से पता चल रहा है साफ। सच में इसको देख के लग रहा है द प्रोडक्ट लव इज़ द बेस्ट टाइटल फॉर दिस वर्क। हाँ, ये प्रोडक्ट लव अगर रखते वो इसका अच्छा टाइटल था। कैपिटलिस्टिक और मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड को दिखा रही है कि किस तरह से राइटिंग में, कि लव जैसे मैटर को बिल्कुल साइड कर दिया गया, और लव को इसलिए रखा गया इन ऑर्डर टू मेक सम प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना और सामने वाले को बस यूटिलाइज करना, उसका यूज़ करना, उसके बाद उसको साइड कर देना। इसीलिए द प्रोडक्ट लव का टाइटल सोचा था बेटोल्ड ब्रेचट ने। अच्छा, तो यहाँ और देखते हैं कि ओल्ड वुमन है और मैन का जो है वो मैं क्या बता रहा था आपको, कि जिस तरह से ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन है, तो उन्होंने जो है $200 दिए थे। अब ये जो 200 सिल्वर डॉलर है किसको दिए थे, शंटी को दिए थे, उसकी कंडीशन उसकी हेल्प करने के लिए जस्ट। तो ये जो 200 सिल्वर डॉलर, अब शंटी क्या है, प्यार में है, तो आपको पता चल गया होगा कि ये $200 अब जाने कहाँ वाले हैं। तो ये $200 जो है अब शंटी ने यांगसू को दे दिया। ठीक है, 200 सिल्वर डॉलर, पर उसको कितने चाहिए थे, 500 सिल्वर डॉलर। कितने रह गए, 300 सिल्वर डॉलर, है ना। तो 300 सिल्वर डॉलर अभी रह रखे हैं। तो ठीक है, तो जो बोला, यानी कहीं न कहीं जो है शंटी ने बोला, शंटी तो बस $200 दे के चली गई। फिर हाँ, जब शंटी शूटा बनी, दिल तो वो ही है शंटी वाला, तो शूटा ने बोला एज़ एन भाई बन के कि ठीक है, जो बाकी $300 है वो शंटी ने बोला था वो दे देगी, हम हेल्प करेंगे आपकी। इवन अगर हमें अपनी शॉप भी बेचनी पड़ जाए तब भी हम आपकी हेल्प करेंगे। ये उसकी मदर को बोल दिया, ये मदर को बोलना हो चाहे यांगसू को बोलना हो, बात तो एक ही है, यानी हम एक तरह से मदद करेंगे। ठीक है, तो अब $300, तो इसलिए अब देखो शादी भी ये जो है, यानी यहाँ पे जो एक तो कॉन्जुगल रिलेशन विद द मैरिज, सच में किसी ने बोला है कि शादी जो है एज एन क्या बोलते हैं हम, जब शादी की डेफिनेशन अगर हम कभी इसको एक्सप्लोर करें तो इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कि सिंपली कॉन्ट्रैक्ट है। और इसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट वाला सीन हमें यहाँ पे मिलता है, द कॉन्जुगल रिलेशन इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, एक्सीलेंट एग्जांपल यहाँ पे। तो वो अब कैसे है कि देखो शादी में क्या है, इसने एंगेजमेंट कर ली, यानी वेडिंग कर ली, पर मैरिज नहीं करी, अभी शादी नहीं करी, क्योंकि शादी के लिए भी $300 अभी वो भी तो लेने हैं, उसके बाद ही होगा। तो ठीक है, तो उस वो आपको समझना है कि $200 दिया, फिर इन्होंने वादा भी किया कि ठीक है ऐसा होगा, फिर जो है शंटी और इसके बीच में जो है एंगेजमेंट हो जाती है। अब इस कहानी में आता है एक नया ट्विस्ट। अब देखो कहानी में ट्विस्ट क्या आता है, ये ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन वैसे देखने में सही है, पर ये हरामी है। अब इस तरह का टर्म यूज़ किया है, यानी अब खुद देखो कि वो $200 जो है उन्होंने वो मांगने आ गए वापस। उन्होंने कहा 200 सिल्वर डॉलर जो है हमने आपकी मदद करने के लिए दी थी, यानी सिंपल हमने ऐसे ही दिया था, अब वो $200 मुझे चाहिए। अब जो है वो $200 जो है, वो $200 जो है वो फाइनली वो दे चुकी है, यानी शंटी जो है वो यांगसू को दे चुकी है। पर अब वो ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन वो जो है वो माँगने आए हुए हैं डॉलर, के $200, तो अब शंटी कैसे देगी $200? और साथ ही साथ जो है अब यांगसू वो वेट कर रहा है वहाँ दूसरी तरफ, जो उसने कॉन्ट्रैक्ट जो है, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके, तो वो बिल्कुल सही तरह से ले बैठा हुआ है उसी तरह का गेम सेट करके। $200 जब मिले तो उसने वेडिंग कर ली, अब $300 पे ही होगी शादी। पर अब वो जो $300 है,
शैंटी ने बोला था या शूटा ने बोला था, दोनों ने साथ बोला था कि ठीक है कि हम ये बेच देंगे, बेच के हम आपको दे देंगे। पर यांगसू देख रहा था, यांगसू बार-बार ही अंदर से उकसा रहा था, हम इसे प्रोवोकेशन भी कह सकते हैं कहीं न कहीं, या इवोक कह सकते हैं हम इसे। बार-बार ही अंदर से एक कोशिश कर रहा था उसे बोलने के, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर तरह से, कि वो जो है टोबैको शॉप को बेच दे और उससे जो है जो डॉलर आएँगे उसे यांगसू को दे दे, और यांगसू जो है वो उस डॉलर को ले लेगा और उसके बाद वो अपनी लाइफ़ को सेट कर लेगा। पर कहीं न कहीं ये बात समझ आ गई थी किसको? शैंटी को, कि ये मेरे टोबैको शॉप को बिचवाने के या बिकवाने के उसमें है, कि बेचने के लिए। पर अब शैंटी जो है वो उसे बेच नहीं रही थी शॉप को। अब शैंटी इस शॉप को इसलिए भी नहीं बेच रही थी, आप कह सकते हो कि वो जो $200 है, वो ओल्ड मैन जो है वो खड़ा है बाहर, $200 चाहिए। अब वो $200 उसको देने पड़ेंगे, भई लिया था इन्होंने $200। अब वो $200 जो है उसको देने के लिए इसको शॉप बेचनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये शॉप वैसे भी नहीं बेच सकती है। अब क्योंकि ये सोच रही है, अगर क्योंकि इस शॉप के ऊपर $200 का जो क्लेम है वो ओल्ड मैन का है। ठीक है, यहाँ अब सीन जाके फँस जाता है। अब यांगसो को लगने लग गया कि बिल्कुल सही है, कि अब जो है शादी करके फ़ायदा नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं शैंटी शॉप को बेचेगी नहीं। तो यांगसो ने अपनी मदर को इंडिकेट कर दिया कि मैं शादी अब नहीं करूँगा। उसकी मदर भी इसी में ही थी। पर इसी टाइम पे एक नए कैरेक्टर का जो है, यहाँ पे एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। ठीक है, अब इस नए कैरेक्टर को हमें समझना है। ये जो नए कैरेक्टर इट मीन बार्बर है ना, ये उसी टाउन में बार्बर था और नाम था इसका शूफू। ठीक है, शूफू जो है, मिस्टर शूफू, वो जो है बार्बर है। ये एक अच्छा कैरेक्टर है बहुत, है ना? और ये एक अच्छा कैरेक्टर इस सेंस में, देखो इसने एक ब्लैंक चेक रख दिया, किसके आगे? शैंटी या शूटा। जब भी मैं शैंटी बोलूँ या शूटा बोलूँ, रखा तो एक के आगे ही है। ठीक है, दोनों एक ही हैं। उसके आगे ब्लैंक चेक रख दिया और कहा कि बस तुम अपना नेचर है ना ऐसे ही रखना, जितनी तुम अच्छी हो या जितने तुम अच्छे हो या जितनी तुम अच्छी हो, बेसिकली। जितनी तुम अच्छी हो ऐसी अच्छी बनी रहो। ठीक है, बाकी मैं ब्लैंक चेक रखता हूँ, तुम्हें इसमें जितने डॉलर भरने हैं तुम भर लो, पर तुम अपने इस नेचर को मत बदलना। दैट इज़ रियली द गुड कैरेक्टर द शूफू। फिर कहानी में एक ट्रेजेडी और हो जाती है। अब देखो, शैंटी और यांगसू, ठीक है, शैंटी और यांगसू इन दिनों काफ़ी करीब आ गए थे, तो मीटिंग हो गई दोनों के बीच में, यानी शैंटी जो है वो प्रेग्नेंट है। अब शैंटी प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट किसने किया हुआ? यांगसू ने। अब ये बात शैंटी को पता चल जाती है। शैंटी को पता चल जाती है कि वो प्रेग्नेंट है और यांगसू ने प्रेग्नेंट किया है उसे। अब इस चीज़ को छुपाना भी है, क्योंकि छुपाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शैंटी ही शूटा है। अब भाई का पेट बाहर निकल आए और बाहर निकल आए तो भाई प्रेग्नेंट थोड़ी हो सकता है। तो अब ये रात जो है ये कहीं न कहीं कल परसों सबके सामने आने ही वाली है, कि ये जो शैंटी है यही शूटा है, तो ये भेद खुलेगा। ऊपर से अगर शैंटी शूटा हो गया, यानी दोनों सेम है, ऐसे तो इन्होंने फ्रॉड किया है। ये ऊपर से शैंटी के पेट के अंदर जो बच्चा है वो किसका है? वो यांगसू का है, वो भी बताना पड़ेगा। अब बहुत ही ज़्यादा जो है कंडीशन जो है बहुत ही ज़्यादा, क्या बोल सकते हो आपके, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गई अब कंडीशन यहाँ पे। यानी अगर शैंटी हम में से भी कोई होता तो बहुत ज़्यादा दिमाग उसका ख़राब हो जाता है ऐसे टाइम पे, अब क्या करे? पर देखो, ये जो वोंग कैरेक्टर है वो शंटी को जानता है। ठीक है, देखा आपने कि किस तरह से स्टार्टिंग में ही वोंग शंटी के पास आया था और शंटी ने ही जगह दी थी तीन भगवान को। ठीक है, अभी भगवान गए नहीं है, भगवान है अभी। ठीक है, तो अभी जो वोंग है शंटी वोंग को जाके सबसे पहले बताती है कि देखो मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मुझे प्रेग्नेंट करने वाला यांगसू है। पर वो साथ साथ ये भी बताती है वोंग को कि ये बात आगे किसी को मत बताना, अभी सब स्पेशली जो है वो यांगसू को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। तो अब कंडीशन ऐसी हो चुकी थी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ महीने तक जो है वो शंटी और शूटा चलता रहा, पर कुछ उसके बाद मतलब सब पूछते थे शूटा का पेट कैसे बाहर आ रहा है थोड़ा-थोड़ा, तो सब कहने लगे भाई शूटा इसलिए इसका पेट बाहर आ रहा है। शूटा ने बोला कि उसका टोबैको जो है बिज़नेस बहुत अच्छी तरह से फ्लोरिश कर रहा है, इस वजह से वो थोड़ा मोटा हो गया है। ठीक है, ये बात चल रही थी, पर बहुत दिन तक शंटी गायब थी और शूटा जो है वो ही दिख रहा था हर जगह। तो एक दिन जो है बहुत ज़्यादा जब ये फ़ील कर रही थी कि अब मैं क्या करूँ, कौन-सा अब मैं और क्या बहाने लगाऊँ, तो ये रोने लगी बहुत बुरी तरीके से। और रोने लगी तो आस-पास वाले जो है वो जाग गए कहीं न कहीं। कई जगह लिखा है कि इस तरह से, कई जगह किसी और तरीके से, बट स्टिल हमें ये देखना है कि हाँ, शैंटी बहुत दिनों या महीनों के लिए गायब हो गई, तो सबको लगा कि शूटा ने अपनी बहन शंटी को मार दिया फॉर द प्रॉफिट, कि इस तरह से ये टोबैको का जो है ये बिज़नेस को कब्ज़ा लिया, इस पे कब्ज़ा कर लिया, कैप्चर कर लिया एक तरह से।
तो ये इल्ज़ाम लगा देते हैं किसके ऊपर, शूटा के ऊपर, कि शूटा ने अपनी बहन शंटी को मार दिया। When a policeman that Wong behaves and he confronts the shooter and they demands to know that when the Shanti is, the shooters cannot answer. अब पुलिसमैन आगे, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया शूटा को और बोला कि शंटी कहाँ है, बता दो फिर। शंटी गायब कहाँ है, कि तेरी बहन कहाँ पे है। तो अब फाइनली लगता है कि दैट ही इज़ अरेस्टेड एंड द वोंग वांट्स द गॉड। अब वोंग जो है वो भगवान से बात कर रहा है कि अरे सब कुछ खत्म हो गया, दैट ऑल इज़ लॉस्ट। एंड सो द गॉड्स रिलक्टेंटली एग्री टू रिटर्न टू द सेजवान टू हेल्प लुक फॉर हर, ठीक है। अब भगवान डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें आना पड़ेगा, क्योंकि अब वोंग ने बता दिया दैट ऑल इज़ लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो गया, शंटी फंस चुकी है बहुत बुरी तरह से। अब आपको आना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट यू आर देयर, कि आप हो वहाँ पे। एट द शूटर्स, अब शूटर का ट्रायल हो रहा है, ठीक है। ट्रायल यानी वहाँ जज बिठाए गए हैं, जज क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। ट्रायल हो रहा है एंड द गॉड्स एंटर इन द डिस्गाइज। वहाँ पे 3 गॉड बैठे थे, ट्राई ऑफ द जजेस, यानी 3 जज का एक तरह से बेंच बैठा हुआ है। और ये 3 जज वैसे इतना तो दिमाग होगा ही सबके अंदर, सब सेट कर चुके होंगे कि 3 जज जो है कौन। बिल्कुल सही समझा आपने, ये तीनों जज जो हैं वो 3 भगवान ही हैं। और यही है वो 3 भगवान जिसको एट फर्स्ट जो है शंटी ने वो दी थी, यानी रहने के लिए उस दिन जगह दी थी। तो अब फँस चुकी है शंटी हो, चाहे शूटा हो, या अभी तो शूटा है वो फँस चुकी है, या फँस चुका है, हम ये कह सकते हैं। बेसिकली हम तो फँस चुकी है कहेंगे। तो उसके बाद वो डिमांड करती है कि ठीक है, मैं बताती हूँ कि मैं कौन हूँ, ठीक है। अब वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती है जज के आगे, ठीक है। जज के आगे बताती है कि मैं ही शूटा हूँ, मैं ही शंटी हूँ, और अपने आप को कन्फेस करती है दैट टू बी डिक्लेयर्ड बिकॉज़ दैट ही हैज़ अ कन्फेशन टू मेक टू द जज। और जज के आगे अपने आप को बिल्कुल कन्फेस कर देती है कि मैं ही शूटा, मैं ही शंटी हूँ। देखो कोर्ट को, ट्रायल रूम को खाली करवाया जाए ताकि वो सही तरह से सबके आगे आए। फिर उसके बाद उसने कपड़े उतारे और बोला कि ठीक है, मैं ही शंटी और मैं ही शूटा हूँ। अपने आप को कन्फेस किया, और वो जो 3 गॉड थे उन्होंने देखा बिल्कुल कि भाई ठीक है, ये दोनों तो एक ही है। कन्फेस करके साथ ही साथ यहाँ पे एक फिलॉसफिकल सेट आया जो जिसमें कि शंटी ने ये बोला द टफ है इन ऑर्डर टू लीड ए लाइफ बाय बिकमिंग अ गुड पर्सन और टू बी द गुड वन इन लाइफ। बहुत मुश्किल होता है अच्छे बने रहना, बल्कि जो बुरे होते हैं उनके लिए ये लाइफ बहुत ही सिंपल होती है। टू बी द बैड इज़ अ सिंपल वन, टू बी द गुड इज़ अ टफ वन, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है। तो उसके बाद क्या है, भगवान ने, क्योंकि भगवान को ये अब इस मॉरल क्राइसिस को रिजॉल्व करना था, पर भगवान ने जो है कुछ नहीं बोला, चुप रहे। और वो असेंड, दे स्टार्ट असेंड्स, और हम बोल सकते हैं दे स्टार्ट असेंडिंग इनटू द स्काई ऑन अ पिंक क्लाउड, ठीक है। वो पिंक क्लाउड की तरफ मूव हो गए, इट मीन दे असेंड टू पिंक क्लाउड, ठीक है। सिंपल सी बात कि ये सिंपल गए, वो पिंक क्लाउड की तरफ चले गए। अब ये पिंक क्लाउड है क्या, ये पिंक क्लाउड क्या है, ये पिंक क्लाउड स्वर्ग है। इट मीन्स वो अपने दुनिया में चले गए और यहाँ पे बोल गए, क्या बोल के शंटी को, टू कंटिन्यू टू बी द गुड, तुम ऐसे ही बनी रहो बस। और यही मैं आपको बोल रहा था, दिस इज़ व्हाट वेयर यू कैन फाइंड दैट द राइटिंग इज़ एन पीस ऑफ द एलिनेशन। एक तो एलिनेट किया गया है, साफ एलिनेशन दिख रहा है कि बिल्कुल साइड कर दो ऑडियंस को, ऑडियंस खुद अपना देखो, जो समझना है तुम्हें समझो। ये जो पॉइंटर है उसे शिफ्ट कर दिया, जिस तरह से वो राइटर की तरफ था टुवर्ड्स द ऑडियंस, टुवर्ड्स द स्पेक्टेटर, वो समझे इसको क्या देखना है, कैसे देखना है। इसकी एंडिंग जो है, दैट्स अ क्लाइमेक्स सीन्स दैट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट रीडर एंड इवन द डिफरेंट स्पेक्टेटर इन डिफरेंट टर्म्स। वो अलग अलग टर्म्स में डिफाइन होगा। द मीनिंग हैज़ मीरियड कंसेप्ट एंड द मीरियड वेज। यहाँ पे मीनिंग के अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं, अलग अलग वेज हो सकते हैं, एंड इट ऑल गोज टू द ऑडियंस दैट हाउ वुड दे टेक इट, ठीक है। अब किस तरह से उसको लेना है, किस तरह से नहीं लेना है, इट टोटली गोज टू द ऑडियंस। अब ये पूरा जो है वो ऑडियंस के पास है। एट द एंड हमें देखने को मिलता है दिस सीन ऑफ द एपिलॉग। एपिलॉग है, देखो प्रोलॉग क्या होगा, दिस इज स्टार्टिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रीफेस। प्रीफेस और प्रोलॉग, PROLOGUE, प्रोलॉग यानी स्टार्टिंग में, इसे प्रीफेस भी बोला जाता है। और एपिलॉग क्या होता है, इट मीन द एंड ऑफ द राइटिंग। एंड में कुछ बातें बोल दो या फिर कुछ ऐसी लाइंस कुछ बोल के चले जाना स्टेज से, ठीक है। दैट इज़ द एपिलॉग। तो इस एपिलॉग में जो है हमारे पास, देखो सिंपल है एपिलॉग एंड में, यानी बेसिक एक कंसेप्ट ऐड करने के लिए, क्लैरिटी ऐड करने के लिए जो है इस तरह के राइटर काम करते हैं। बट स्टिल अगर आप कोई ऐसी राइटिंग लिख रहे हो, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ द एलिनेटेड राइटिंग, या वर्मफ्रिंगडेंस इफेक्ट अगर आप लेके आना चाहते हो, एलिनेटेड इम्पैक्ट अगर लेके आना चाहते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ऑडियंस के साथ कनेक्ट होना है। इस राइटिंग को एक
जो है लीनियर नैरेटिव से नहीं मूव करवाना, एक सिंगल बाय सिंगल मूव नहीं करवाना, बिल्कुल कम्बरसम कर दो, मिक्स कर दो, नॉन लीनियर पैटर्न रखो, वो ही है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि किस तरह से जो है नॉन ड्रामेटिक में ये कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। एलिनेशन का यही इम्पैक्ट है, जो भी स्टेज पे है उनमें से कोई आके जुड़ने की कोशिश करेगा ऑडियंस के साथ। और एपिलॉग में देखने को मिलता है कि वो ऑडियंस के साथ जुड़ रहे हैं और ऑडियंस को बोल रहे हैं दैट देयर इज़ नो हैप्पी एंडिंग ऑफ दिस राइटिंग। इस राइटिंग की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है, एंड द मीनिंग गोज़ टू द रीडर साइड एंड मीनिंग गोज़ टू द स्पेक्टेटर साइड। खुद मीनिंग देखो क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, और यहीं पे ये पूरा प्ले एंड पे आ जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है एट द एंटी क्लाइमेक्स सीन। तो एंटी क्लाइमेक्स सीन के ऊपर ये पूरा जो है प्ले ख़त्म हो जाता है। चलो अब देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या है। इसे मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि शुरुआत में कहानी बहुत अच्छी लगती है, पर बीच में थोड़े जाके बोरिंग, और एट द एंड में तो बिल्कुल लूज नॉट पे छोड़ दिया। और जो पॉइंटर हमारा जो कर्सर जो हमारी तरफ शिफ्ट किया गया, दैट इज़ टू डेंजरस। अब वो कैसे इंटरप्रेट करना है वो तो डिपेंड करता है, बट हमें तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अलग-अलग ट्रेसेस देखने हैं, किस तरह से क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वही सब हम देखेंगे अभी। अब यहाँ से दैट हेल्प्स इन द आंसर राइटिंग, बिल्कुल सही बात है। द फर्स्ट यहाँ पे देखो, वाटर एंड द वे दैट इट वाज कॉमेडिफाइड रिप्रेजेंट द मॉरल कॉन्कॉन्ड्रम ऑफ द कैपिटलिस्टिक सिस्टम। तो वाटर क्यों है, देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वोंग एज इन कैरेक्टर है जो कि पानी को बेचता है, तो वाटर यहाँ पे किस चीज़ का सिंबल है, ये कैपिटलिस्टिक सिस्टम है। किस तरह से दुनिया इतना ज़्यादा मतलबी होगी, इतनी मतलबी होगी कि पानी को भी बेच रही है, तो कैपिटलिस्टिक आया गया है, ठीक है। और एक मटेरियल एटीट्यूड को दिखाया गया है। तो वोंग ए वाटर सेलर फंक्शन एज अ काइंड ऑफ द नरेटर एंड द ऑब्जर्वर थ्रू आउट द प्ले एक्शन, वो आप देख लेना, द सेंट्रल कॉन्ट्रडिक्शन एंड द डिलेमा ऑफ हिज प्रोफेशन। वन से प्रैक्टिकल मॉरल एंड द आइडियोलॉजिकल, कि किस तरह से पानी बेच रहा है बट स्टिल जो है वो इतना गरीब है, और वो तो अलग बात है कि वो उसके भगवान के साथ कनेक्शन है। When the water is scarce that he must travel far and work hard, but it is able to make a lot of money when it rains. However, he has no source of the income, और कोई source of income है नहीं, वो पानी को ही बेच रहा है। In terms of the metaphor, अगर हम metaphorical critique के थ्रू से देखते हैं, it is an perfect example to show the capitalistic system। capitalistic system को दिखाने का इससे बड़ा जो है कोई और example नहीं हो सकता। वाटर सेलिंग के साथ कैपिटलिज्म को दिखाया गया, एंड ऑल्सो द ग्रीड दिखाया गया, इमोरलिटी दिखाई गई। तो एक तरह से इमोरल, इमोरालिटी अनैतिकता जिसे कहते हैं, ग्रीड लालच, और कैपिटलिज्म यानी किस तरह से दुनिया पागल हो रखी है किसके लिए, पैसे के लिए, यानी पूंजीवाद सत्ता एक कह सकते हो आप। को रोक के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। मैंने बताया था ये कहीं ना कहीं ऑनसेट ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कंडीशन दिखाई गई है, प्लेन को उड़ता हुआ दिखाया गया, यानी बिल्कुल सेट किया है स्टार्टिंग को 1938 और 40s के अराउंड। तो वही वाली बात है, एक बस स्लाइड को रोको और गो थ्रू हो जाना इससे। द परसिव कि किस तरह से अच्छाई का क्या है, तो शेंटी इज़ एन परफेक्ट एग्जाम्पल इसके लिए। द वुमेन सिंगल आउट बाय द गॉड्स एंड ओनली द गुड पर्सन ऑन द अर्थ टू कंटेम्पलेट वेदर वन कैन बी द ट्रूली और द प्लेनली, कि हर कोई कंटेम्पलेशन में, एक डीप थॉट में, कहीं ना कहीं एक बहुत ही ज़्यादा दिमाग के अंदर एक तरह का टसल घूमता रहता है कि व्हाट इज़ द गुड एंड व्हाट्स बैड, दैट हाउ वी ऑल हैव टू लीड ए लाइफ इन अ परफेक्ट वे, इन अ गुड वे और इन अ बैड वे और द इमोरल वे, कि हमें किस तरह से जीवन को जीना चाहिए, और गुड क्या है क्या नहीं, क्या इतने ज़्यादा अच्छा हो के भी हमें कुछ मिलने वाला है कि नहीं। एंड में देखा होगा भगवान ने फिर छोड़ दिया है, और भगवान कहाँ चले गए, पिंक क्लाउड की तरफ, यानी स्वर्ग की तरफ चले गए। पर फिर द परसूट ऑफ द गुडनेस जो है वो दोबारा से उसी कैरेक्टर की तरफ चला गया। वो कौन है, यानी शेंटी, शेंटी की तरफ चला गया। वो अलग बात है कि वो जो ट्रायल में जो फैसला आया, वो मैंने बताया नहीं, यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ट्रायल में जो फैसला आया वो ये था कि उसको माफ़ कर दिया गया, पर फिर भी कि किस तरह से अच्छे बने रहना जो है वो बहुत मुश्किल है। द परस्यूट ऑफ द गुडनेस इज रियली टफ थिंग, है ना। दैट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी। इस प्ले का जो है मॉरल ये भी कह सकते हो आप। अब यहाँ इंस्टेंट सीट ऑफ द गुडनेस क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर स्टिल आप देख सकते हो द गुड ह्यूमन और द ह्यूमन बीइंग, उसी का कंसेप्ट है। किस तरह से गुड ह्यूमन हम किसको कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे दो कैरेक्टर हमारे पास द परस्यूट ऑफ द गुडनेस से बिल्कुल परफेक्ट आते हैं। द फर्स्ट इज द वोंग एंड द सेकंड इज द शेंटी। ठीक है, शेंटी और दी वोंग है, दैट इज़ एन एक्सलेंट एग्जाम्पल, और दोनों की कंडीशन कितनी बुरी हो रखी है इसमें वो हमें दिख रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको एडजस्ट करके लिखना है, एंड दैट इज़ सो सिंपल इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करना। यहाँ पे भी कर लेना, ठीक है, बाकी तो आप लिख ही सकते हो बेस्ट। दिस द ग्रेट कैपिटलिज्म एंड द करप्शन, तीनों चीज़ दिखाई गई है, वो देख सकते हो आप। ग्रीड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटलिज्म भी, और द करप्शन है वो भी इसमें साफ देखने को मिलता है कि कितनी दुनिया जो है वो करप्ट हो चुकी है।
ठीक है, तो ये आप वैसे भी कहानी के थ्रू ईज़िली जो है पता कर सकते हो करप्शन क्या है, किस तरह से। देखो करप्शन का दिखा होगा आपको, ब्राइब का गेम किस तरह से उसकी नौकरी लगवाई जा रही थी, कौन था वो कैप्टन है ना, यानी पायलट, सॉरी, उस पायलट की नौकरी लगवाई जा रही थी, उसके लिए 500 सिल्वर डॉलर माँगे गए थे और वो करप्शन का वो पार्ट है। बट इन द रिलेशन देयर इज़ ऑल्सो द करप्शन। करप्ट गेम जो है वो हर जगह मूव हो रहा है और किस तरह से उसकी जो मदर है वो भी आके बोल रही है, साफ प्ले में बोला जा रहा है, इट्स ऑल अबाउट द करप्शन, कि किस तरह से करप्शन जो है ओवरऑल इसमें इसका सेंट्रल आप बोल सकते हो, इट्स द वेन ऑफ द राइटिंग द करप्शन। ठीक है, बाकी तो सिंपल है, ये भी इस तरह का क्वेश्चन कहीं टारगेट नहीं होने वाला। करप्शन का ही दिखा रखा है ना, एक बारी आप रोको और इसे देख लो। कारपेंटर भी करप्ट था, अनएम्प्लॉयड मैन वो सबसे ज़्यादा करप्ट है, मिस मिस जो मांग रही थी 6 महीने का एडवांस दे दो। ऑलमोस्ट सारे जो कैरेक्टर है दैट वन इज इनकैप्सुलेटेड बाय सच थीम ऑफ द करप्शन। इसमें भी देख लेना, उन्होंने काफ़ी काफ़ी लिख रखा है, एक बार बस आपको रोकना है स्लाइड और एक दो चीज़ लाइन देख लो या गो थ्रू हो जाओ, एक एक लाइन अगर पढ़ दोगे आपके दिमाग में ऑलरेडी जो है आइडिया सेट हो जाएगा, आप बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो। वुमेन इन द ड्यूअल आइडेंटिटी है ना, ये सही है। द गुड वुमन ऑफ द सेज वन द shanty is a title, the good woman is dismayed by the find that her neighbor, the her friend and even the lover refused to listen to her। कोई उसकी नहीं सुनता था, कोई उसके विश, कोई उसकी काइंडनेस को रीपे नहीं करता था। और गुडनेस के मामले में दैट ऑलमोस्ट सब कैरेक्टर जो इसमें जीरो टाइम पे द वर्ज दिखते हैं, हमें बिल्कुल किनारे पे खड़े दिखते हैं। शैंटी क्रिएट्स एन ऑल्टर ईगो एंड द कजिन, उसने एक ऑल्टर ईगो से एक कजन को फॉर्म किया, इट मीन दैट शूटा, दैट इज एन ऑल्टर ईगो। ठीक है, ऑल्टर ईगो है। अब ऑल्टर ईगो यानी हमें पता है सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी, यहाँ ध्यान रखना है, दैट्स ईड एंड ईगो एंड सुपर ईगो। ईड मीन्स द ड्राइव्स, जो हमारे अंदर ड्राइव होते हैं, डिज़ायर ड्राइव, दैट्स ईड। और उसके बाद ईगो एंड सुपर ईगो। ईगो एंड सुपर ईगो, ईगो सिंपली मीन्स के कॉन्शियस लेवल जो हमें दिख रहा है सामने हमारे, अनकॉन्शियस लेवल दैट इज़ द ड्राइव जो हमारे अंदर आ रहा है, पर ईगो जो हमें साफ दिख रहा है सामने क्या हो रहा है। ठीक है, हमारी आंखों के आगे क्या, दैट इज़ द ईगो। तो ईगो जो है वो आईडी को बैलेंस करता है। अगर इन केस अगर ईगो ब्रेक हो जाए तो अंदर का ड्राइव है, जो हमारी इच्छा है, वो एकदम निकल के बाहर आ जाती है, दैट मेक्स ए क्राइम लाइक सिचुएशन। कई बार वो क्राइम लाइक सिचुएशन को क्रिएट कर सकती है। मान लो किसी को कोई लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, वो ईगो ने कंट्रोल कर रखा है कि ठीक है भाई नहीं करना, क्योंकि पुलिस वुलिस के डंडे वंडे ये सब कुछ लग सकते हैं। ठीक है, आगे भी जो उसके फादर वगैरह वो सब बैठे, पर स्टिल अगर वो ईगो ब्रेक हुआ तो ड्राइव जो है वो उसको आगे ले जाएगी और वो उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर सकता है। ठीक है, दैट सुपर ईगो इट मीन दैट सोसाइटी का, एक सोसाइटी किस तरह से आपको इंटरप्रेट करती है, सोसाइटी की आपसे क्या इच्छाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, समाज आपको किस नज़र से देख रहा है, दैट इज़ द सुपर ईगो। तो ऑल्टर ईगो कंसेप्ट है ये। ऑल्टर ईगो का मतलब क्या है कि ईगो क्या है कि किस तरह से, मैंने बोला था कॉन्शियस लेवल, आपको जो सब समाज जैसा दिख रहा है, आपको क्या हो रहा है आगे, तो उस ईगो को, यहाँ फीमेल ईगो है, कंसेप्ट समझ रहे हो आप, क्योंकि ये जो जेंडर है दिस इज़ द फीमेल, और फीमेल जेंडर है, तो आईडी जो है ड्राइव फीमेल का मूव कर रहा है, तो ईगो किसका, फीमेल का है। पर इस ये ईगो जो है फीमेल का है, तो सुपर ईगो कैसा क्रिएट होगा, सब उसको फीमेल की नज़र से देखेंगे और फीमेल को कहीं ना कहीं जो है इस तरह के समाज में ऐसा समझा जाता है कि फ्रिजाइल, मीक, जिसे हम कहते हैं कमज़ोर, तो उस वजह से तो इसीलिए ईगो को ऑल्टर कर दिया गया, ऑल्टर ईगो का कंसेप्ट उठाया गया, अपने ईगो को फ्रेम कर दिया इन द मेल ईगो, और इस तरह से ये जो डुअल आइडेंटिटी का कंसेप्ट है। तो ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन है जो कि टफ हो सकता है फ्रॉम माय साइड, अगर मैं पूछूं, दैट्स अ कंसेप्ट ऑफ द डुअल आइडेंटिटी इन द राइटिंग एंड ऑल्सो दैट्स अ कंसेप्ट ऑफ द ऑल्टर ईगो एंड द फ्रूडियन कंसेप्ट ऑफ द ऑल्टर ईगो। तो ईगो को अल्टर किया गया है, कहीं मेल ईगो सेट किया गया ताकि सुपर ईगो भी चेंज हो जाए उसके हिसाब से। समाज पहले किस तरह से समझती थी शैंटी को कि फीमेल है, क्या कर लेगी। ठीक है, अब समाज जब उसने ईगो को अल्टर कर दिया, उसने अपने ईगो को ही घुमा दिया, यानी मेल ईगो ले लिया, तब समाज ने अपना इंटरप्रिटेशन भी बदल दिया और इन सब से बचने का यही रास्ता था। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ द ड्यूअल आइडेंटिटी। दिस इज़ रियली वन ऑफ द परफेक्ट क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड। ठीक है, ऐसा पूछा जा सकता है। पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इस क्वेश्चन को तैयार रखना कि फ़ीमेल को किस तरह से इसमें दिखाया गया है। फ़ीमेल को कहीं न कहीं मीक, फीबल, फ्रेजाइल, ये जो भी ऐड करना हो आपको, है ना? इस तरह से दिखाया गया है, इसीलिए ऑल्टर ईगो जैसे कंसेप्ट को जन्म दिया है। फिर भी नहीं क्लियर होता तो किसी भी उस पे जाके सिगमंड फ्रॉइड के कंसेप्ट को देख लो। सिगमंड फ्रॉइड कंसेप्ट ऑफ द ईड, जैसे आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ठीक है? और तो इन सारे कंसेप्ट को देख लो और उसको इस पे सेट करने की कोशिश करो, नहीं तो जो पिछले वाली स्लाइड है उसे 2-3 बार ही सुनो, शायद क्लियर हो जाए।
में कहीं ऐड नहीं कर रखा मैंने, पर आपको शेक्सपियरियन राइटिंग और शेक्सपियरियन फीमेल भी ऐसी थी कुछ। शेक्सपियरियन फीमेल में भी देखा होगा आपने किस तरह से जो फीमेल एज एन मेल प्रेजेंट होती थी, फीमेल को एज एन मेल दिखाया जाता था, ऑल्टर ईगो का कंसेप्ट होता था, और जिस तरह से ये डुअल आइडेंटिटी का कंसेप्ट है, ये शेक्सपियर भी अपनी राइटिंग में बहुत यूज़ करती है। नीचे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं इंतज़ार करूँगा आपका कि कौन सी ऐसी शेक्सपियर की राइटिंग मतलब फेमस राइटिंग जिसमें इस तरह का मेल सेटअप रखा गया है, मेल की वेज मेल उसमें प्रेजेंट किया गया है। एक दो राइटिंग है ना, एक राइटिंग तो बहुत फेमस है, ठीक है, जिसमें एक डील हुई थी, ठीक है, इतना हिंट दूंगा। और दूसरी एक और राइटिंग है जिसमें जिसमें भी जो है फीमेल को एज एन मेल प्रेजेंट किया गया है, ठीक है, उसमें इधर जो है एक तूफ़ान आता है, ऐसा कुछ हिंट दे दिया, ठीक है। तो आपको ये दोनों बताना है, मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वहीं से आपको ये क्लियर भी हो जाएगा शेक्सपियरियन कंसेप्ट ऑफ द फीमेल दैट वन इज़ यूज्ड परफेक्टली बाय बेर्टोल्ड ब्रेचट इन द राइटिंग एज इन शेंटी एंड द शूटा, ठीक है, वही वाला कंसेप्ट यूज़ करा, आप इसको राइटिंग में ऐड करके आ सकते हो। अच्छा, यानी ह्यूमैनिटी यहाँ पे कैरी कर रहे हैं जैसे कि शेंटी, ठीक है, और यहाँ पे वॉन्ग, ठीक है, किस और डिवाइन इट मीन द गॉड्स, थ्री गॉड्स, तीनों भगवान यही चेक करने हैं द लेवल ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑन द अर्थ, कि किस लेवल तक जो ह्यूमैनिटी इज एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। ये इसका कहीं ना कहीं पीछे का बैकग्राउंड है दैट फ्रेम्स दैट मेक्स द प्लॉट ऑफ द प्ले। ये इस प्ले के प्लॉट को डिज़ाइन करती है, द रीज़न बिहाइंड द स्टोरी, दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड द स्टोरी। ये कहानी कहीं ना कहीं इसी पे फ्रेम की गई, दैट इज़ द साइन, दैट इज़ द स्पाइन ऑफ द स्टोरी, दैट इज़ द स्पाइन ऑफ द प्ले। यही रीढ़ की हड्डी कह सकते हो, यही एक फ्रेम है, यही ढांचा है जिसके ऊपर इस पूरी कहानी को डिज़ाइन किया, दैट इज़ द प्लॉट ऑफ द राइटिंग। अब इसी चीज़ को जो है इन्होंने साइड को रोको और समझो, वही बता रखा है, ऑलमोस्ट कहानी है, एक ऑलमोस्ट कहानी की तरह प्रेजेंट किया गया, स्टार्टिंग और एंड वाले को दिखाया गया किस तरह से भगवान ने एट द एंड तक ह्यूमन क्वालिटी को चेक करने की बात कही है। वो तो चले जाते हैं पिंक क्लाउड्स पे, बट स्टिल वो बोल के जाते हैं टू बी द गुड, इट मीन्स दोबारा आने वाले हैं, कभी फिर आएंगे इन ऑर्डर टू मेक द प्रॉपर चेक रिगार्डिंग टू द लेवल ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑन द अर्थ। तो ये जैसे कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्ले वही सब बातें लिखी हुई है, बस स्लाइड रोको और देख लो। Theme of love as a weakness in the good woman of the season, this is really one of the simplest question of this कंटेंट अकॉर्डिंग टू मी। तो आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इट मीन द थीम ऑफ द लव एज अ वीकनेस, कि प्यार कितना ही ज़्यादा वीक हो सकता है, कैसे शंटी और शंटी का बयान यांगसू, साफ दिख रहा है किस तरह से। एंड ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ द मैरिज, जिस पे आ सकते हैं द डेफिनेशन ऑफ द मैरिज, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, वो सच में इसमें दिखता है। एंड यू कैन इवन बाइफरकेट दैट कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ द डॉलर, दैट्स $200 $300, ऐसे भी तोड़ के आप दिखा सकते हो, ठीक है। ऑल्दो दिस इज़ अ सेटअप ऑफ राइटिंग द आंसर फ्रॉम द इकोनॉमी परस्पेक्टिव, बट स्टिल लिटरेचर है तो क्या हुआ, इकोनॉमी एंगल से देखा जाए, बट स्टिल देखा जा सकता है थीम ऑफ द लव एज अ वीकनेस। तो इसलिए मिल जाए तो आप रोक के एक बार जस्ट गो थ्रू होना इससे आपको, दैट इज नाउ दिस कैन ऑल्सो भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, ये भी हो सकता है अगर करना है तो। देखो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का सिंपल मतलब ये होता है कि यानी जो मीन्स ऑफ कंट्रोल है, यानी जो गवर्नमेंट का जहाँ पे ज़्यादा कंट्रोल है, प्राइवेट प्लेयर्स का कम कंट्रोल है, ठीक है, बेसिकली यही है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। जो द लैंग्वेज ऑफ द मैनिफेस्टो अगर हम बात करते हैं इसमें, तो देखो ऑपरेसर है, ऑपरेस्ड है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मैनी बाय द फ्यू। आपको कुछ कहानी में डिग करके निकालना पड़ेगा कि कहाँ पे जो है जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसे कुछ लोग कर रहे हैं। जैसे कंसेप्ट इसमें और भी है, जैसे आपने अगर पढ़ा हो, जैसे कि प्रोलिटेरिएट, बॉर्जुआ और सबसे ऊपर एलीट क्लास। सबसे ऊपर क्या होते हैं? एलीट क्लास, कैपिटलिस्टिक क्लास, और सबसे नीचे प्रोलिटेरिएट, इट मीन्स द लेबर क्लास। इसके बीच में एक मिडिल क्लास आएगी जो कहीं ना कहीं, जैसे कि एलीट क्लास और प्रोलिटेरिएट होते हैं, प्रोलिटेरिएट सबसे लो लेवल के हो गए, लेबर यानी, और एलीट। और इस तरह से अगर होगा तो मतलब क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एलीट क्लास वाले लोग हैं वो और अमीर होते जाएंगे, क्योंकि वो प्रोलेटेरिएट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, यानी लेबरों का ज़्यादा यूज़ करके अमीर और अमीर हो जाएंगे। तो आने वाले टाइम पे एक मिडिल क्लास आएगी जो कि इनको बैलेंस करेगी। इस तरह का है, जैसे कि कंसेप्ट है, जैसे मार्क्स ने रखा ही, उसके बाद मार्क्स, हीगल, इन सब के कंसेप्ट है, मार्क्सियन थ्योरी बेसिकली। तो इसमें क्या है, आपको अगर कभी आए इस तरह के क्वेश्चन, वैसे तो चांसेस कम ही है, पर फिर भी इन केस आए तो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आप दिखा देना कि किस तरह से अगर हम कहानी के थ्रू जाते हैं इसमें। तो जैसे टोबैको उन्होंने खोला, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी,
और मिडिल क्लास जैसे कि हम उसमें देखते हैं कि जिस तरह से मिडिल क्लास किस तरह से मैनेज कर रही थी चीज़ों को, और प्रोलिटेरिएट से लोग उठ के मिडिल क्लास की तरफ मूव कर रहे थे, तो वही सेंस है इनके इस आ गया तो। ठीक है, और उसके बाद जैसे कि दिस रिटोरिकल अपील टू द राइट एंड द रॉन्ग, अब वही राइट एंड रॉन्ग क्या है, मटेरियल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा एलीट क्लास जो है, ऊपर की क्लास है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोअर क्लास का। अगर इसको बैलेंस करना हो तो बीच में मिडिल क्लास का राइज़ होगा। इसमें हम कई जगह देखते हैं जैसे ब्राइब जैसे केस मूव हो रहे हैं इसमें। और ये किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल है कि जो मिडिल क्लास पे लेवल पे आने के लिए लोग कितना अपने आप को मैनेज करने के लिए, जैसे कि हम सेंट्रल कैरेक्टर को भी इसमें अगर देखते हैं इस पूरी कहानी में, कि शैंटी ने किस तरह से टोबैको वाले उसको ऑन किया, पर फिर भी वो उसको मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो ये जो राइज़ है यानी बॉर्जुआ और लोअर क्लास से जो है मिडिल क्लास में आने का, लोअर यानी प्रोलेटेरिएट से किस तरह से बॉर्जुआ पे शिफ्ट होने का, उसमें कि जितनी दिक्कत आ रही थी, उसको इसमें दिखाया गया है। पर और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी भी दिखाया गया है, किस तरह से जो कुछ जो लोग हैं यानी जिस तरह वो जो है वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ सेटअप है, बाकी आप इस स्लाइड को रोक के देख लेना, किस तरह का क्वेश्चन आता है उस तरह से आपको इसमें हिट करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप इसे रोको और एक बारी देखो, जैसे मार्क्स एंड एंगल इन सब का कंसेप्ट है, फॉर मार्क्सियन कंसेप्ट है, ठीक है। तो अगर बोर्जो आया, मैंने आपको मीनिंग क्लियर कर दिया, आप क्वेश्चन हम नहीं यहाँ पे बता सकते कि किस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, पर आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि बोर्जो में आप किसको फिट कर सकते हो। और बोर्जो मीन्स मिडिल क्लास को आना इसलिए था ताकि इनके बीच का जो गल्फ है, इनके बीच का जो गैप है उसको मैनेज किया जा सके, नहीं तो ऐसे अमीर और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे, पर स्टिल इनके बीच का जो बैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए बीच में जो है प्रोडक्शन का कंट्रोल जो है, वो कहीं न कहीं जो प्रोलिटेरिएट है यानी जो लोअर जो हैं, जिनका जो लोअर क्लास है इन सोसाइटी में, वो कहीं न कहीं बीच में यानी बोर्जुआ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो ये उसी के बीच का दिखा रखा है, जैसे शैंटी हमने देखा कि किस तरह से वो टोबैको उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी उसको, पर वो फिर भी वो मैनेज नहीं कर पा रही थी उसको, क्योंकि वो $200 $300 और इस तरह से कर के वो उसको हैंडल कर नहीं पा रही थी। तो एक तरह का वो वाला कंसेप्ट भी है इसमें, यानी मार्क्सियन कंसेप्ट भी साफ देखने को मिलता है। ठीक है, तो बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, नॉर्मल बस ये पता होना चाहिए कि बोर्जुआ क्या है, प्रोलेटेरिएट क्या है और एलीट क्लास क्या है। अब ये वाला क्या है, फर्स्ट स्क्वाड के रिगार्डिंग, अगर इन बेसिक क्वेश्चन आए फर्स्ट स्क्वाड के रिगार्डिंग क्या है क्या नहीं, तो वो आप इसमें स्लाइड को देखो, रोक के देख सकते हो। या फिर जैसे कि इसमें दिखा दे, फर्स्ट गॉड इज द डी फैक्टो लीडर ऑफ द ट्राई ऑफ द गॉड्स, तीनों भगवान में से जो सबसे जो मेन भगवान है, और द फर्स्ट गॉड नोज दैट इफ नो गुड पीपल कैन बी फाउंड द अर्थ विल नीड टू रीमेड। और फर्स्ट गॉड को अच्छी तरह से पता था अगर कोई अगर सही नहीं मिलता इस धरती पे, तो इस पूरी धरती को दोबारा बनाना पड़ेगा, द रूल्स ऑफ द ह्यूमैनिटी रिकन्फिगर, दोबारा से ह्यूमैनिटी को डालनी पड़ेगी, इस तरह से कन्फिगर करना पड़ेगा, एक सही तरह से जो है होमोसेक्टिक अप्रोच की तरफ लेके जाना पड़ेगा इस पूरी धरती को। तो ऐसे ही द मोस्ट डिटरमिन्ड एंड डिफाइन द वर्ल्ड्स रिमेनिंग द गुड पीपल, इसीलिए वो तीनों भगवान घूम रहे थे, और जो फर्स्ट को दी फैक्टो यानी अल्टीमेट लीडर जो थे, उनमें जो फर्स्ट गॉड थे, वो द फर्स्ट गॉड इज एंशियंस टू पुश असाइड एनी इन्फॉर्मेशन विथ थिएटर इन शेंटी, और शेंटी को लेके उसकी गुडनेस को लेके सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ तो टेंशन वो फर्स्ट गॉड को थी। और देखो, क्योंकि सेकंड गॉड इसमें, अब थर्ड गॉड की बात करते हैं, इज वन ऑफ द ट्राई ऑफ द गॉड्स केम डाउन टू देयर टू डिटरमाइन वेदर there are any truly good people left in the world, whereas the first god is often a singular focus on the moving the mission forward, and the second god is quick to blame the humanity for their own problem. फर्स्ट गॉड तो बस देखो सिंपल मूव कर रहे थे, वो देखने के लिए तो तीनों भगवान ही आए थे, पर फर्स्ट गॉड को जो लग रहा था वो सिंगुलर फोकस कर रहे थे कि इस मिशन को देख रहे थे कि क्या है, अब ह्यूमैनिटी जो है वो बची है कि नहीं, जबकि जो सेकंड गॉड है वो कहीं ना कहीं ब्लेम ह्यूमैनिटी को कर रहे थे कि उन्होंने खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया है, सब ह्यूमन जो है आज इनके अंदर द डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी हो रही है, इट मीन द लैक ऑफ द ह्यूमैनिटी, इसके रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही खुद है, यानी वो खुद है। The third god is a bit more nervous and insecure than the compatriots, is the nonetheless the committed in finding the goodness in the humanity. थर्ड गॉड जो है वो नर्वस लग रहे थे, उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं जो ह्यूमैनिटी हम रख के गए थे उसको ख़त्म करने की वजह ये इंसान खुद ही है, तो वो ब्लेम गेम खेल रहे थे थर्ड गॉड, जबकि फर्स्ट गॉड का ऐसा नहीं था, वो सिर्फ इंस्पेक्ट कर रहे थे, देख रहे थे वो क्या है, किस तरह से है, और क्या कितनी ह्यूमैनिटी रह चुकी है, अब उसको बनाने की ज़रूरत है, तो उसकी प्लानिंग पे थे, जबकि थर्ड गॉड जो है वो ब्लेम कंसेप्ट के ऊपर मूव कर रहे थे। बट स्टिल ये स्लाइड मतलब हेडिंग तो सेम है, दैट वुमेन एंड द ड्यूअल आइडेंटिटी, जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी करा, बट फॉर द मटेरियल, ये मटेरियल के लिए मैंने ऐड किया, तो आप इसको एक बार स्लाइड को रोको और अच्छे से देख लेना
क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, द कंडीशन ऑफ द वुमेन और द वुमेन इन द ड्यूअल आइडेंटिटी। ऐसा मटेरियल से लिखना है ताकि आप एक बेहतर तरीके से लिख सको। इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से एक्सप्लेन है, आप इसको ज़रूर देखना। क्योंकि नॉर्मल आते ही आते हैं कि वुमेन के एंगल्स यानी फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी प्ले को देखना, तो इसीलिए मैं बार-बार इसको मैंने 2 स्लाइड स्पेशली इसके लिए 2 सेम हेडिंग से 2 मटेरियल ऐड करके, ताकि आपको बिल्कुल सही-सही लाइन मिल सके, कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ये जो एपिलॉग वाला कंसेप्ट है को आपको देख के चलना है, क्योंकि ये वाली जो स्लाइड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एपिलॉग के ऊपर क्वेश्चन आ ही सकता है, क्योंकि सबसे पहले तो ये टर्म जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इस तरह से ये एक तरह का लिटरेचर में एक पर्टिकुलर जार्गन है जिसको क्रिएट मतलब समझना बहुत मुश्किल होता है कि प्रोलॉग है कि एपिलॉग है। कईयों को कई बारी कन्फ्यूज़न हो जाता है इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोलॉग, और कईयों को लगता है इट्स एन एपिलॉग। तो देख के चलना है कि फर्स्ट थिंग एपिलॉग है क्या। एपिलॉग जो होता है वो बिल्कुल एंड में ऐड किया जाता है, ठीक है, और ये इस पे क्वेश्चन 100% आने के चांसेस हैं, क्योंकि एपिलॉग से ही एक तरह का वी इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं वर्मन-डंक्स इफ़ेक्ट और स्ट्रेंजिंग इफ़ेक्ट या डीफेमिनाइजेशन कंसेप्ट या फिर एलिनेशन कंसेप्ट। ये हम एपिलॉग के थ्रू ही ऐड करते हैं। तो सबसे पहले द एपिलॉग इन द गुड पर्सन ऑफ दिस इज़ वन इज़ अ प्ले एज अ परफॉर्मेंस रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू द रियर वॉल। जैसे मैंने बोला था वी इफ़ेक्ट ऐड करने के लिए या फिर एलिनेशन इफ़ेक्ट को ऐड करने के लिए, अब यहाँ पे जो प्ले है जिसको फाइनली परफॉर्म करवा किया जा रहा है यानी स्टेज पे, उसमें जो जो कैरेक्टर हैं वो फाइनली कनेक्ट होंगे किसके साथ, ऑडियंस और स्पेक्टेटर के साथ। अब जैसे ये कनेक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि ये नॉन एरिस्टोटेलियन प्ले है जैसे कि मैं आपको फर्स्ट स्लाइड में मैंने बताया था, तो उसी तरह से उस कंसेप्ट को कि दिखाना कि ऐसा नहीं है कि वो ऑडियंस से कनेक्ट नहीं हो रहे। अगर ऑडियंस से कनेक्ट नहीं होंगे तो वी इफेक्ट आएगा ही नहीं। तो ब्रेशट की राइटिंग का फिर फ़ायदा क्या है, क्योंकि ब्रेशट ने इसी को ही सबके सामने रखा था, दैट्स कॉल्ड द वी इफेक्ट क्या होता है और वी इफेक्ट को दिखाने की कोशिश। इसीलिए इट्स एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ एपिक थिएटर। तो वो ये इसमें दिखाया था डोमेन ऑफ द डिबेट, डिस्कशन, सजेशन। अब सबका हो ये सारा जो एक तरह का पॉइंटर है वो शिफ्ट कर दिया ऑडियंस की तरफ कि अब वो समझे इसको कैसे देखे। सच टाइप ऑफ प्ले इज ऑल्सो कॉल्ड द ओपन एंडेड प्ले। इस तरह के प्ले को ओपन एंडेड प्ले भी कहते हैं। द एपिलॉग जो है वो इंटरप्लेस इन आर्ट इन द लाइफ रिलेटेड, रिफ्लेक्टिव होते हैं, इंटेरोगेटिव होते हैं, एक तरह के क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं आप, एक डिस्कशन का पार्ट हो सकता है कि किस तरह से आप ऑडियंस से कनेक्ट हो रहे हो। इट इज़ येट अनदर डिवाइस ऑफ द वी इफेक्ट, इट मीन दैट वर्मन फ्रेम इफेक्ट, an estranging effect or defamiliarization concept, and that helps they look at the theatre in the performative aspect within the beyond the performance space। तो मेन वो ये कि किस तरह से जो उस प्ले को परफॉर्म किया जा रहा है। एक तो 4 वॉल सराउंडेड वाला गेम यहाँ पे नहीं है, कि पहले जो एरिस्टोटेलियन प्ले क्या होता है और जो ड्रामेटिक प्ले होता है उसमें ये जो कैरेक्टर होते हैं जो प्ले में एक्ट कर रहे होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ठीक है कि वो उसी में एक्ट कर रहे हैं, उनको कोई मत लेना देना नहीं होता एक तरह से ऑडियंस से, वो इंटरकनेक्ट नहीं होंगे ऑडियंस के साथ। पर इस तरह की राइटिंग में एपिलॉग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोनोलॉग देखने को मिलेगा, जो मोनोलॉग एक तरह से एक ऐसा वे है जिससे आप ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हो। इसके साथ साथ इंटरोगेशन और क्वेश्चन और ओपन एंडेड मैकेनिज्म, इस तरह के मैकेनिज्म एपिलॉग में देखने को मिलते हैं। तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है रिगार्डिंग टू द एपिलॉग ऑफ द प्ले द गुड पर्सन ऑफ द सेज वन। ये देखो जो एपिलॉग है शुड नॉट, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही कैरेक्टर ने बोला है, जैसे शेंटे ने बोला है या वॉन्ग ने बोला है, कई सारे कैरेक्टर ने, मल्टीपल कैरेक्टर ने यहाँ पे रोल प्ले करा है रिगार्डिंग टू द एपिलॉग जो कि एंड में है। एंड ये नोटिस दैट द curtain does not come down and the actor present himself to address the audience directly ऑडियंस को यहाँ पे सीधा उन्होंने इंटरेक्ट होने की कोशिश करी है। दिस रिफ्लेक्ट द ब्रेक, यही कंसेप्ट होता है ब्रेक, कि आप अपने प्ले को ब्रेक कर गए और ऑडियंस से कनेक्ट हो गए, इसीलिए इसे हम एलिनेशन इम्पैक्ट बोलते हैं और वी इफेक्ट बोलते हैं और स्ट्रेंजमेंट इफेक्ट हम बोलते हैं। एपिक थिएटर एक कोलैबोरेटिव है, इट्स पार्ट ऑफ द एपिक थिएटर, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। पार्टिसिपेटरी थिएटर है क्योंकि इसमें जो एक्टर हैं, जो परफॉर्मर है, वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट होंगे एंड कॉल्स अपॉन द ऑडियंस टू नॉट स्टे पैसिव। इसमें ऑडियंस पैसिव नहीं होती, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ वो देख के वापस चलेगी, नहीं, ऑडियंस भी कनेक्ट होने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं एक्टर पहले है ऑडियंस को इनरोल करते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं। आगे एपिलॉग को प्रोलॉग के साथ सेम ही, बस प्रोलॉग जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, एपिलॉग एंड में आता है। दोनों का कहीं ना कहीं एक तरह का कन्वेंशन सेट करते हैं ड्रामेटिक थिएटर में, ठीक है। किस वैसे तो ड्रामेटिक थिएटर, बट दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नॉन ड्रामेटिक थिएटर। इसमें क्या है, इट इंट्रोड्यूसेस द सिचुएशंस लेके आते हैं, जैसे कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हुआ था, पर वो जो होता है, वो जो प्रोलॉग में होता है वो पास्ट का होता है, पर एपिलॉग में क्या है, प्रेजेंट होगा और उसमें जो कैरेक्टर होंगे
और जो प्ले होगा उसके जितने भी जो परफॉर्मर होंगे वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे ऑडियंस के साथ। तो द स्पेक्टेटर वॉचेस द परफॉर्मेंस एज ए परफॉर्मेंस, वो सिर्फ परफॉर्मेंस को परफॉर्मेंस देख के चलते हैं, नॉट एज अ स्लाइस ऑफ द लाइफ। वो उसके साथ वैसे कनेक्ट नहीं होते। उन्हें नॉर्मली पता है कि परफॉर्मेंस है, ठीक है, एक प्ले है, नॉर्मली प्ले है, कि उनके साथ उनका कोई एक पर्टिकुलर कनेक्शन नहीं है। द प्रोलॉग सेट्स द पेस टू लेट द स्पेक्टेटर ऑब्जर्व, क्वेश्चन, रिस्पॉन्ड। ये प्रोलॉग का काम है, बट द एपिलॉग इज समवॉट डिफरेंट, जो कि एंड में आता है, जिससे आप कनेक्ट हो सकते हो, जब वी इफेक्ट ऐड कर सकते हो, वही सेम बात। द चेंज ऑफ द लोकेल इट मीन देखो, कॉस्ट्यूम और मास्क इस दोनों का इम्पोर्टेंट, जैसे कि हम ड्यूअल आइडेंटिटी इसमें देख रहे हैं, कि जैसे कि शन टी जो है बाद में जो है वो शू टा इसमें बदल गई। तो ये सारा जो है ये हुआ कैसे, फॉर द मास्क एंड द कॉस्ट्यूम, इट मीन जो आउटर अपीयरेंस है और जो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है वो कॉस्ट्यूम की वजह से आती है। और इसी में हमने देखा किस तरह से शैंटी ने जो है वो शूटा बन गई, यानी शूटा बन गया वो शैंटी। तो यानी इस तरह से फीमेल एज एन मेल प्रेजेंट करना, तो मास्क और कॉस्ट्यूम से यानी मास्क को फॉर्म करना, ये भी है उसमें। चेंज ऑफ द लोकेल का मतलब वही है कि किस तरह से अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे घुमाया जा रहा है और एक आइडेंटिटी को मूव करवाया जा रहा है। और इसी ने आपस में जो जिस तरह के जो प्लॉट है, इस प्लॉट का जो फैब्रिकेशन है उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए मास्क एंड कॉस्ट्यूम का एक एक्सलेंट रोल है। अगर वो शंटी जो है वो शूटा में अगर बदलता ही नहीं, या अगर शंटी अगर बदलती नहीं बेसिकली शूटा में, तो यानी ये कहानी वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती। तो ना वी इफेक्ट आ पाता, ना कुछ हो सकता, ना एपिक थिएटर का फॉर्मेट आता कहीं भी नहीं। पर स्टिल इस प्लॉट को इंटरकनेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर, जिसे हम कहते हैं बाइंड करने के लिए, तो बाइंडिंग ऑफ द प्लॉट की बात करें या इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द प्लॉट की बात करें, तो वो इसी के ऊपर जाता है, बट द कॉस्ट्यूम एंड द मास्क, ठीक है। और इसी के बेसिस पे जो है कि एक सिंगल कैरेक्टर से हमने किस तरह से दो कैरेक्टर को निकाला, और ये जो कि किस तरह से आइडेंटिटी वाला गेम, यानी ड्यूअल आइडेंटिटी वाले गेम को हमने इस पूरे प्ले में सेट किया। ठीक है, बात अभी लास्ट वाली स्लाइड में जैसे कि हमने बोल दिया, वो हमने नहीं, ब्रेशेट ने किया है, ठीक है। तो बेटोल ब्रेशेट जो कि राइटर है, उन्होंने फॉर्म किया इस तरह से। तो वो सिंगल एज एन कैरेक्टर को लेकर इसमें ड्यूअल स्प्लिट लेके आना, और शैंटी को शूटा बनाना, और साथ साथ ड्यूअल आइडेंटिटी को डालना, ये इसका एक मास्टरपीस है। और इसी वजह से ये जो प्लॉट इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट हो सका, और ये आपस में जो कहानी एक टाइम पे जहाँ क्लाइमेक्स में मूव करने वाली थी, उसको एंटी क्लाइमेक्स पे लाके ओपन एंड पे छोड़ दिया। अब ये नेक्स्ट है सॉन्ग्स, है ना। तो सॉन्ग्स के ऊपर भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि सॉन्ग्स का मैकेनिज्म जो है, जो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, द गुड वुमेन ऑफ दिस इज वन, इसमें सॉन्ग का एक तरह का क्या इंपॉर्टेंस और क्या सिग्निफिकेंस है। देखो, सॉन्ग यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सॉन्ग को स्पेशली यहाँ पे ऐड किया गया इन ऑर्डर टू मेक दैट इंस्ट्रेंजमेंट पॉसिबल, और वी इफेक्ट को ऐड करने के लिए। क्योंकि हमने देखा होगा जो एरिस्टोटेलियन प्ले है, यानी जो ड्रामेटिक प्ले है, जो क्लासिकल प्ले है, उनको एक लीनियर नरेटिव के थ्रू चलाया जाता था, यानी लीनियर नरेटिव होता था। यानी सिंपल ये होगा, फिर इसके बाद ये होगा, इसका आउटकम ये आएगा, ऐसे ऐसे करके ऑफ शूट एंड ऑफ शूट उसको क्रिएट करके फिर आपस में सभी उसको इंटरलिंक करके इस तरह का प्लॉट फॉर्म करते थे। पर ये क्या है, नॉन नरेटिव बाय नेचर होना चाहिए, क्या जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी ये जो वर्क है, और जो अभी ब्रेशेट का ये जो वर्क है, यानी वी इफेक्ट वाला वर्क, यानी द गुड वुमेन ऑफ दिस इज वन, इस वर्क में आपको नॉन लीनियर मूव करना है। यानी कोई भी एक्शन को कहीं भी चला रहे हो, बीच में पॉज चाहिए, बीच में इंटरवल चाहिए, पर वो उसमें कहानी के बारे में नहीं पता होना चाहिए, कुछ और की तरफ मूव हो रहा हो। तो ये पॉज क्रिएट करने के लिए, नॉन लीनियर की तरफ मूव करने के लिए, वी इफेक्ट को ऐड करने के लिए, एपिक थिएटर को फॉर्म करने के लिए, इस तरह के टाइम पे जैसे कि पॉज मॉडर्न थिएटर में इसको ऐड किया जाता है। ये सॉन्ग्स कंबाइन दिस स्पोकन रिदम हो सकता है, नॉट एज डायलॉग, इसमें डायलॉग नहीं है सर, रिदम है एक तरह से कि जो जो परफॉर्मर है उस तरफ, और जो दूसरी साइड जो स्पेक्टेटर, उनको साफ लगे कि जो परफॉर्मर है वो एक परफॉर्मेंस दे रहा है और उसका उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए कभी म्यूज़िक चला दिया बीच में। यानी मेन ये ध्यान रखना है कि लीनियर नरेटिव ना हो, क्योंकि ये नॉन एरिस्टोटेलियन कंसेप्ट है। तो इसमें वी इफेक्ट और एलिनेशन इफेक्ट को ऐड करने के लिए आपको नॉन लीनियर लेके जाना पड़ेगा। और अगर नॉन लीनियर लेके जा रहे हैं राइटिंग को, तो इसके लिए सॉन्ग्स एज एन इंटरल्यूड का कंसेप्ट डालना पड़ेगा, बीच में सॉन्ग्स डाल दो, ठीक है। और इससे ऑडियंस को एक तरह से मेंटेन मज़ा भी आ रहा होता है, और साथ साथ उन्हें पता चलता है कि इट्स ओनली द पार्ट ऑफ द प्ले, ये प्ले का ही पार्ट है, और इसको एक कोई अल्टीमेट रियलिटी नहीं है या कोई कनेक्शन नहीं है इसका उनकी लाइफ से, ठीक है। क्योंकि हमें दिखाना है कि प्ले एज एन प्ले, कि नॉर्मल प्ले है वो, इसीलिए सॉन्ग्स को ऐड किया जाता है। और ये इसमें इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो अब ये वाला आपको रट्टा लगाना है यहाँ पे, जैसे कि सीन नंबर 1 और 19 पे द सॉन्ग ऑफ द स्मोक,
द ग्रैंडफ़ादर, दिनीस, ये तो देखो याद रहेगा नहीं, पर हाँ, ये आप ऐड कर सकते हो। सीन नंबर 1 में द सॉन्ग ऑफ स्मोक है, सीन नंबर 3 में 36 टू 37 द वाटर सेलर सॉन्ग इन द रेन, ठीक है? इनको ऐड कर रखा है, क्यों? ताकि वी इफ़ेक्ट को ऐड कर सके, जो मैं बार-बार आपको बोल रहा हूँ, एलिनेशन को ऐड कर सके, और कहीं न कहीं ऐसा लगे, या कि सिंपल के जो स्पेक्टेटर हैं, उन्हें ये लगना चाहिए कि ये प्ले सिर्फ़ एक प्ले है। ठीक है, उसको ऐड करने के लिए सॉन्ग्स हैं। तो कुछ एग्ज़ाम्पल, द सॉन्ग ऑफ स्मोक लिख लेना, द वाटर सेलर सॉन्ग इन द रेन, ये भी ऐड कर लेना, जो कि वोंग एंड शेंटा उसके रिस्पेक्ट में है। और ऐसे ही जैसे कि देख सकते हो आप, इंटरल्यूड 348 द सॉन्ग ऑफ द डिफेंसलेस ऑफ द गुड एंड द गॉड्स, ठीक है? एक तो ये भी है। इसके बाद द सॉन्ग ऑफ द ग्रीन चीज़, ये भी है। द सॉन्ग ऑफ द एट एलिफेंट, ये भी है। एट एलिफेंट का सॉन्ग याद हो सकता है, द सॉन्ग ऑफ द ग्रीन चीज़ याद कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग एन एग्जाम्पल। अगर आपको वहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट करना है और अपने आंसर को एक बेहतर तरीके से दिखाना है, तो आप ये रट सकते हो। तो पूरा रट्टिफिकेशन का गेम है कि द सॉन्ग ऑफ द ग्रीन चीज़ किसका है, वो यांगसू का है। ऐसे द सॉन्ग ऑफ द एट एलिफेंट, वो किसका है, वर्कर इन कोरस गा रहे हैं। और बार बार ये है कि एलिनेशन इफेक्ट को ऐड करने के लिए, स्ट्रेंजमेंट क्रिएट करने के लिए। अच्छा, जैसा पर्पस सॉन्ग का था, द सेम इज फॉर द इंटरल्यूड। अब इंटरल्यूड होता क्या है? इंटरल्यूड बेसिकली गैप होते थे, तो उसके बीच में रेस्ट पीरियड के लिए, एज एन ब्रेक के लिए हम इंटरल्यूड ऐड करते हैं। इंटरल्यूड ऐसा नहीं है कि एक नया कंसेप्ट था, ये बहुत पहले से चला आ रहा था। यानी इवन द चर्च में जिस टाइम पे प्लेस दिखाए जाते थे, द मॉरल प्लेस, उसी टाइम से ये इंटरल्यूड जो है वो चल रहा था। अब इंटरल्यूड ऐसे इसलिए दिखाते थे क्योंकि अब चर्च के जो प्ले उसमें मॉरल लेसन हुआ करते थे, लोगों को सीख दिया करते थे, तो कई बारी क्या है, लोग बोर फील होने लग जाते थे, जो स्पेक्टेटर थे, जो आते थे वहाँ देखने के लिए, या जिन लोगों को सीख दी जा रही थी बेसिकली इन चर्च में, तो वो बोर होने लग गए, तो उसके बोर्डम हटाने के लिए बीच में एक ब्रेक ऐड कर देते थे, एंड दैट इज़ कॉल्ड इंटरल्यूड। बाद में इसी इंटरल्यूड को कंबाइन होकर दैट मेक्स दी कॉमेडी, यहाँ से कॉमेडी की भी शुरुआत हुई। तो यही इंटरल्यूड जो है, पर अब हम जो इंटरल्यूड करने वाले हैं, ये इसमें इसका क्या रोल है, थोड़ा बहुत आपको समझ ही आ गया होगा। देखो, फर्स्ट थिंग एक हमारे पास होता है, दैट इज़ द लीनियर। एक होता है लीनियर ड्रामेटिक प्ले, जिसे एरिस्टोटेलियन प्ले भी कहते हैं। और एक हमारे पास है नॉन लीनियर, यानी नॉन लीनियर प्लेस, जो आज हम पढ़ रहे हैं, द गुड वुमेन ऑफ द सेजवान। अब लीनियर में क्या होता है, जैसे कि इंटरल्यूड ऐड करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये इंटरल्यूड 1 है, ये इंटरल्यूड 2 है, ये इंटरल्यूड 3 है, हम ऐड करते हैं, तो इंटरल्यूड का यहाँ पे बेसिक फंक्शन भी है, वो आने वाले टाइम के बारे में कुछ ना कुछ बताती है। जैसे कोई आप उदास या कोई सैड सॉन्ग गा रहे हो, या कुछ ऐसा वैसा गा रहे हो, या कुछ ऐसे हिंट दे रहे हो उस म्यूज़िक में, या कुछ भी ऐसे बीच में आपने गैप रख रखा है, बट दैट इज स्टिल द पार्ट ऑफ द प्ले। वो आने वाले उसके लिए कुछ, या ड्रामा का वो पार्ट होगा, वो आने वाले उसके कुछ हिंट देगी ऑडियंस को, रीडर को, स्पेक्टेटर को, उसमें कुछ हिंट मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द लीनियर स्टाइल ऑफ द राइटिंग, यानी एक लीनियर चल रहा है, आपको आगे वाले का कुछ जो है वो पता चल रहा है। बट इन द नॉन लीनियर वे, नॉन लीनियर राइटिंग में क्या है कि इंटरल्यूड को ऐड किया जाता है बेसिकली। अब इस इंटरल्यूड जिसमें कि जो कैरेक्टर है वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाए, या फिर उसको इतनी ज़्यादा वैसा कर दिया जाता है कि उसके लीनियर क्वालिटी को तोड़ा जाता है, डिस्टॉर्ट किया जाता है। नॉर्मली कुछ भी ऐड कर दो आप, म्यूज़िक ऐड कर दो, यानी जो सीक्वेंस से चीज़ चली आ रही है, इंटरल्यूड को ऐड करके उसे डिस्टॉर्ट करना है। नेक्स्ट वाले उसका आपको इसमें हिंट नहीं देना आगे क्या हो रहा है, और इसी टाइम पे आप इसमें जो है ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हो, ताकि आप वी इफ़ेक्ट को ऐड कर सको। तो यहाँ पे इंटरल्यूड बेस, वैसे इंटरल्यूड आप यहाँ मान सकते हो वो पुराने वाला है, पर यहाँ पे इंटरल्यूड का काम ये नहीं है इन ऑर्डर टू मेक दैट होल राइटिंग इन ए लीनियर वे। इसका काम है यहाँ पे इन ऑर्डर टू मेक दैट वी इफेक्ट पॉसिबल, ए इफेक्ट पॉसिबल, ताकि उसको लीनियर से नॉन लीनियरिटी की तरफ शिफ्ट किया जा सके। यही है दिस इज, और इसीलिए सॉन्ग ऐड करा, जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया, वो सॉन्ग आप ऐड कर सकते हो। दैट इज अगेन वन द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द इंटरल्यूड दैट वन इज यूज्ड इन दिस प्ले। तो यही है बेसिकली हमारे पास कि इंटरल्यूड का फंक्शन होता क्या है, और इसमें आगे लिख रखा है। देखो, किसी तरह से जो राइटिंग है, उस राइटिंग को फ्री फ्लो से तोड़ना, और जो और डीफेमिलराइज करना, ये मेन कंसेप्ट है यहाँ पे इंटरल्यूड का। तो आपको ये ध्यान रख के चलना है कि क्या क्या मेन कंसेप्ट है, यानी जो परफॉर्मर है, जो परफॉर्म कर रहे हैं, पहले जो ड्रामेटिक प्ले में, एरिस्टोटेलियन प्ले में, उन्हें लगता था कि ठीक है, उन्हें परफॉर्म करना और जाना, हर कोई उस कैरेक्टर को फील करके वहाँ परफॉर्म कर रहा होता था, और वो चले जाते थे। पर स्टिल यहाँ पे 4 वॉल वाला नहीं है, यहाँ पे 3 वॉल कॉम्बिनेशन है।
यानी वो अंदर परफॉर्म भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ वो ऑडियंस से कनेक्ट होंगे और ऑडियंस को ताकि वो डीफेमराइज कर सके, उन्हें बता सके कि हम सिर्फ एक प्लेयर है और ये सिर्फ एक प्ले चल रहा है, बस ये नॉर्मल सी बात है। तो ये देख के चलना, आपको डीफेमराइज करने के लिए, उसकी फ्री फ्लो और उसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, इंटरल्यूड को ऐड किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है पेपर का। जैसे लीनियर की तरफ शिफ्ट किया गया है और डीफेमराइज किया गया है या नॉन नेचुरलिस्टिक ग्राउंड पे सेट किया गया है। द पैराबल शेयर्ड हियर एज एन एडवांटेज यूजलेसनेस इन अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द एपिक थिएटर। पैराबल यूज़ किया गया, पैराबल यानी कहानी सुनाना, उसमें कोई सीख देना, मॉरल लेसन प्रोवाइड करना, पर उसे इस तरह से यूज़ किया गया है कि उसका कोई एक यूजफुल सेंस निकल के नहीं आ रहा। तो ये भी एपिक थिएटर के, यानी सब चीज़ को आपको डिस्टॉर्ट कर देना है, कंफ्यूज कर देना है, लीनियर नहीं चलने देना, यही होता है एपिक थिएटर। द गॉड्स वी आर बट द ऑब्जर्वर। अच्छा, भगवान को भी ऐसे दिखा गया सिर्फ वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ हट के नहीं कर रहे। जो डिमांड आ रही है कहीं ना कहीं ऑडियंस और जो स्पेक्टेटर देख रहे हैं, इवन द रीडर जो रीड कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कुछ तो चमत्कार हो, बट स्टिल बहुत ही सिंपल चल रहा है सब कुछ। Last interlude before scene number 10 is the another dream sequence of the Wong sleeping place in which the gods appear exhausted and they look physically altered as well. The maimed and injured, their state alters us to need for a change in our received superstructure, our dogmas, uncaution percept। ठीक है, भगवान जो है जैसे शुरुआत में आए थे एक उम्मीद लेके, एंड में लगता है कि नहीं, वो सारी उम्मीद टूट चुकी है उनकी। अब वो चाहते हैं कि कुछ एक नए जो इस धरती को कहीं न कहीं रिवाइव करने की अब ज़रूरत है। रिपेयरिंग जो है इस धरती की अब करनी चाहिए। इसीलिए वो इसमें जो ओल्ड डॉगमास जो हैं, जो पुराने कंसेप्ट चले आ रहे हैं और अनक्वेश्चन परसेप्ट है, उसको टेस्टिफाई करने की ज़रूरत अब आ पड़ी है। तो दे कंसीड, देखो ये सब कुछ है तो आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रही है, यानी इसमें कहीं ना कहीं जो कैरेक्टर है वो ऑडियंस से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी बात उठ के वहाँ पे आ रही है और वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं हम तो सिर्फ एक प्ले दिखा रहे हैं। पर वो कहीं ना कहीं इस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा से ज़्यादा बहस चल रही है वहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से आपको ध्यान रखना है और एपिलॉग ने भी आगे इस चीज़ को कन्वे किया बहुत अच्छी तरीके से। Now from the post-colonial point of view, the good woman of Szechuan। तो पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से तो सबसे पहले शुरुआत होती है द गुड वुमेन ऑफ द सेजवान थ्रू द पोस्ट कॉलोनियल लेंस इन्वॉल्व द एनालाइजिंग द बैटल ब्रश एट प्ले in the context of the colonialism, imperialism, and also about the identity, power dynamic and the cultural representation। ये सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है। देखो पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के वे से देखना है हमें। अच्छा, पोस्ट कॉलोनियल का मतलब क्या, जिन जिनको ब्रिटेन ने कॉलोनाइज किया था, उसके बाद जब वो आज़ाद हो गए, यानी बेसिकली जब वो उनको उन्होंने अब ब्रिटेन के उससे चंगुल से वो बाहर निकल आए, तो उसके बाद उन्होंने देखा, उनको एक नए डायरेक्शन से देखा कि किस तरह से उनके कल्चर को स्ट्रैंगुलेट किया गया और फिर उन्होंने अपने कल्चर को प्रेजेंट किया और बताया कि क्या, हाँ, क्या क्या गलती हुई होगी, अक्सर ऐसा क्या हुआ होगा। वो सारा जो होता है वो पूरा हम उन सभी टर्म के लिए पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में डाल देते हैं उन्हें। यानी हम किसी भी राइटिंग को उठा के ये देखते हैं कि ठीक है कि ब्रिटेन के कॉलोनाइज करने के बाद वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए, किस तरह से ब्रिटेन ने वहाँ की कल्चर को डिस्टॉर्ट करा, वहाँ अपने पावर को रूल करा और अपने आप को इम्पीरियल दिखाया। ठीक है, तो जब कॉलोनाइजेशन को भी हम स्टडी करते हैं तो यही है, सबसे पहले मर्केंटलिज्म, मर्चेंटमन क्या है, फिर उसके बाद इम्पीरियलिज्म, अपने कल्चर को हमसे सुप्रीम दिखाया, उसके बाद कॉलोनाइज। ये तीन स्टेप थे, ऐसे करके जो है ब्रिटिशर बेसिकली कॉलोनाइज करते थे। तो हमें गुड वुमेन ऑफ सेजवान को इस एंगल से देखना है, पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट, कंसिडर द हिस्टोरिकल backdrop against the British wrote the play। Although The Good Woman of the Szechuan is set in China, it was written in Europe during a time of the colonial expansion। बेशक सीन चाइना में सेट किया गया है पर लिखा तो यूरोप में गया है। एक्सप्लोर द यूरोपियन कोलोनाइजेशन इन एशिया माइट हैव इन्फ्लुएंस द ब्रिटिश पोर्ट्रेयल ऑफ द चाइनीज सोसाइटी एंड द कैरेक्टर। ठीक है, तो यूरोप ने किस तरह से कॉलोनाइज किया किसे, चाइना को, और इसलिए उनको इतना बेहतर तरीके से पता है चाइना के कल्चर के रिगार्डिंग और ऐसे ऐसे कैरेक्टर रखे हैं। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है, जैसे कि हम देख सकते हैं पोस्ट कॉलोनियल फ्रेम के अंदर हम इसे डाल सकते हैं। देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आता है कि गुड वुमेन ऑफ द सीजन फ्रॉम द पोस्ट कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू, तो बहुत ही टफ होता है हैंडल करने के लिए। तो इसलिए मैंने कुछ यहाँ पॉइंट्स डाल रखे हैं ताकि आप इन वाले सीन को लिख सको और आराम से फिर स्कोर कर सकते हो आप।
नाउ द रिप्रेजेंटेशन एंड अदरिंग, एक अलग दिखाना है ना, कि तुम हमसे अलग हो, तुम हमसे नीचे हो, इस तरह का कुछ. एनालाइज द कैरेक्टर इन द प्ले आर द रिप्रेजेंटेटिव द फॉल ऑफ द स्टीरियोटाइप एंड द perpetuated by the colonial power. Look at how the portrayal of the good woman Shanti and the other character reflects the Eurocentric view. अब देखो उनको कैरेक्टर मेंटेन करने के लिए कहा गया है ना, कि देखा, जैसे कि आप देखते हो द गुड वुमेन ऑफ सेजवान, तो यानी इस टाइटल में, किताब के टाइटल में ही डाल रखा है गुड वुमेन, यानी एक तरह से देख रहे हैं ये लोग अच्छे हुए हैं कि नहीं हुए, यानी जो इनको जिस तरह से सिविलाइज किया गया उसके बाद इनके ऊपर वो असर आया है कि नहीं. देखो गुड वुमेन चेक कर रहे हैं वो चाइना में, तो ये भी हम बोल सकते हैं कि अदर का कंसेप्ट है, कि वो हमें एज एन अदर कंसिडर करते हैं. ठीक है, तो यही वाला एक और आएगा, तो आपको ये भी देख सकते हो, दिस इज द पोस्ट कॉलोनियल. दोबारा देखो पोस्ट कॉलोनियल ही है, ये मैंने बताया था कि आज़ादी के बाद, या फिर हम बोल सकते हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद जो है मैक्सिमम कई सारे देश जो है वो आज़ाद हो रहे थे, और ब्रिटेन के उसमें से बाहर निकलते जा रहे थे वो. तो उसके बाद उन्होंने देखा कि किस-किस तरह से अपनी, उन्होंने बताया अपनी अलग-अलग राइटिंग से ये दिखा है कि किस तरह से उन्हें कॉलोनाइज़ किया गया था, कहाँ-कहाँ गलती हुई थी, किस तरह से उसके कल्चर को डिस्टॉर्ट किया गया, चाहे वो अफ्रीकन राइटिंग हो, चाहे इवन द इंडियन राइटिंग हो, सब में आपको पोस्ट कॉलोनियल टेस्ट मिल सकता है. तो वो इसमें भी हम देख रहे हैं कि कहाँ-कहाँ पे पोस्ट कॉलोनियल का रेफरेंस मिलता है. इसके बाद है पावर डायनेमिक. एग्जामिन द पावर डायनेमिक प्ले विद इन द नैरेटिव. दिस इंक्लूड नॉट ओनली द पावर डायनेमिक बिटवीन द कॉलोनाइज्ड एंड द कॉलोनाइज्ड बट आल्सो द कॉलोनाइज्ड. अच्छा, पावर डायनेमिक्स को भी इसमें दिखाया गया कि किस तरह से कॉलोनाइज़र ने अपने पावर को एक तरह से सुप्रीम दिखा के इसमें उन्होंने कॉलोनाइज़ किया. एग्जामिन द पावर डायनेमिक्स एट द प्ले विद इन द नैरेटिव. इसमें पावर डायनेमिक्स भी दिखाया गया है. ये कि वो इस तरह से देखना है कि कैपिटलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैपिटलिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा, जो हम बोल सकते हैं यूरोसेंट्रिक अप्रोच लेके चलती है. यूरोसेंट्रिक अप्रोच में कैपिटलिज्म है, यानी आपको सिर्फ प्रॉफिट एजेंडा पे ही काम करना है. उस कहानी में भी देख रहे हैं हम, कई जगह जो है एज एन लव को भी एज एन प्रोडक्ट देखा गया है, तो खुद समझ सकते हो कि कैपिटलिज्म किस तरह से चल रही है. तो वही दिखाया गया कि जो कॉलोनाइज़र थे, जिन्होंने कॉलोनाइज़ किया था, उन्होंने इस तरह का कंसेप्ट रख रखा था, और कहीं न कहीं सोसाइटी को इस एंगल पे मोल्ड कर दिया कि कैपिटलिज़्म वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती है. ये रेजिस्टेंस की कैपिटलिस्टिक, हमने देखा इसमें कई सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि कैपिटलिज़्म को कहीं न कहीं रेज़िस्ट कर रहे हैं, और जो रेजिस्टेंस में अगर वो फ़ेल होते जा रहे हैं तो वो अ, दोबारा कर्ज के उसमें आने शुरू हो गए. तो यानी एक तरह से कॉलोनियल प्रेशर था कैपिटलिज्म को लेके आना, और उसके अगेन रेजिस्ट कर रहे हैं थ्रू द कम्युनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद है लैंग्वेज एंड द कल्चरल. इन्वेस्टिगेट हाउ द लैंग्वेज इज यूज इन द प्ले एंड हाउ इट रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द colonial encounter. Brecht use of the language, including his employment of alienation effect, can be analyzed its portrayal of the cultural hybridity and imposition of the colonial language and indigenous culture. अब देखो एलिनेशन इफेक्ट को ऐड किया गया है, और ऐड किस पे किया गया, एशियन राइटिंग पे, क्योंकि एशिया के कैरेक्टर्स उठाए गए हैं. तो ये भी कहीं ना कहीं लैंग्वेज और कल्चरल हाइब्रिडिटी को दिखाती है. कैन एनालाइज इज द पोर्ट्रेयल ऑफ द कल्चरल हाइब्रिडिटी. है वहाँ पे, देखो हाइब्रिड क्या है कि दो अलग अलग कल्चर जो है वो मिक्स हो जाना. तो ये जो राइटिंग है ये भी आप देख रहे होगे कि कैरेक्टर्स उठाए गए हैं चाइना के, और लिख रहा है उसे यूरोप का बंदा. ठीक है, तो ये जो है दिस इज अगेन दी हाइब्रिडी. तो ये जो हाइब्रिडी वाला कंसेप्ट है, यानी किसी के कल्चर को अगर आपको डिसॉल्व करना हो, उसको अगर किसी कल्चर को डिसॉल्व करना हो तो उसमें अपने कल्चर को थोड़ा थोड़ा मिक्स करना शुरू कर दो, उसका जो नेचुरल टेंट होता है उस कल्चर का वो ख़त्म हो जाएगा. इस तरह का कंसेप्ट इसमें यूज़ किया गया. तो कल्चरल हाइब्रिडिटी, क्योंकि हम देख रहे हैं स्टार्टिंग से जो है कैरेक्टर उठाए गए हैं चाइना की, सेटिंग जो है वो चाइना में लिखी है, पर लिख इससे यूरोप वाला बंदा रहा है, यानी ब्रेशेट. तो यही हमें इससे पता चलता है कि किस तरह से जो है हाइब्रिडिटी और का कंसेप्ट इसमें दिखाया गया है. आगे इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन, ये तो बहुत सिंपल है, बस इतने मटेरियल है, बाकी आप इसमें एक दो लाइन्स और देख सकते हो. अच्छा, कमेंट ऑन द टाइटल अटेम्प्ट करना है आपको उसको, अब उसे देखते हैं. तो सिंपल है. द गुड वुमेन ऑफ द सेज वन इमीडिएटली ड्रॉज द अटेंशन टू द कैरेक्टर ऑफ द शेंटी एंड हर मॉरल क्वालिटीज़. तो इसी के लिए बेसिकली वो रखा गया द गुड वुमेन ऑफ द सेज वन, यानी द शेंटी और उसकी मॉरल क्वालिटीज़ को लेके. या द सम पॉसिबल कमेंट्स इन द टाइटल. सबसे पहले कैरेक्टर फोकस. टाइटल को देखते हैं तो ऐसा लगता है किसी एक स्पेशल कैरेक्टर पे डिज़ाइन है पूरा टाइटल, जो कि कौन है, शेंटी. ये सेंट्रल कैरेक्टर है, सजेस्टिंग दैट हर एक्शन एंड द मॉरल चॉइसेस विल बी द पैरामाउंट इंपॉर्टेंट टू द नरेटिव. और उनके उसके एक्शंस और मॉरल चॉइसेस जो है यही डिज़ाइन करते हैं द टाइटल ऑफ द राइटिंग. इसके बाद है आइडियलाइज फेमिनिटी. द गुड वुमेन
carries the connotation of the traditional femininity and the virtue. By foreground innocence, goodness, the title may invite the analysis of the gender role or expectation in the society. पर्टिकुलर देखो जो गुड वुमेन ऑफ द सेज वन है कि किस तरह से फीमेल के क्या 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 उनसे जो है एक्सपेक्टेशन रखती है सोसाइटी, इस तरह का एक कंसेप्ट डाला गया। तो एक्सपेक्टेशन और जेंडर रोल और वुमेन बिहेवियर उसी के उस पे है द गुड वुमेन ऑफ द सीज वन, क्योंकि जो गुड वुमेन है वुमेन लिख रखा है उसमें, पहले तो गुड पर्सन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर राइटिंग को गुड वुमेन पे सेट किया गया है। तो वुमेन का मतलब है एक तरीका कि ठीक है क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखती है सोसाइटी के, किसको कंसिडर किया जाए गुड वुमेन और किसको नहीं। तो वो उससे भी हमें क्लियर होता है कि ये टाइटल क्यों इस पे डिज़ाइन किया गया है। द सेकंड इज द एम्बिग्विटी एंड द आयरनी। द गुड विद द सेटिंग ऑफ द सीज वन इंट्रोड्यूस द एम्बिग्विटी एंड द आयरनी। ये कंफ्यूजन भी लेके आ सकती है, साथ साथ व्यंग्य भी लगता है। द सीज वन इज अ फिक्शनल प्रोविंस इन चाइना, इज पोर्ट्रेड एज ए हार्श एंड द अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट, द कॉन्ट्रास्ट द शेंटी गुडनेस एंड द चैलेंजिंग। तो कहीं ना कहीं मीनिंग कहीं जगह क्लियर नहीं हो रहा, वो डिस्टॉर्ट हो रहा है मीनिंग, इसकी वजह क्यों वी इफेक्ट ऐड करने के लिए शायद मीनिंग को डिस्टॉर्ट किया गया। बस फिर भी ये एक तरह का व्यंग्य है, ताना है कि गुड वुमेन ऑफ द सेजवान, जो सेजवान की जो गुड वुमेन है और उसका प्रोफेशन क्या है, दैट शी इज अ प्रोस्टिट्यूट। और जो नेक्स्ट है तो इंक्लूजन ऑफ द सेज वन इन द टाइटल एम्फसिस द प्लेस सेटिंग एंड द कल्चरल बैकड्रॉप, its position of the narrative with a specific geographical and the cultural context, inviting the consideration and how the cultural element and the traditional shape the character। कि कल्चर देखो सेजवान पे सेट किया गया है और जो कि मैंने बोला चाइना की प्रोविंस है, तो उसके ऊपर सेट किया गया, तो जो कल्चरल बैकग्राउंड दिखाया गया इज ऑफ द चाइना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो टाइटल है चाइना पे डिज़ाइन है, इसीलिए लिख रखा है यहाँ पे द गुड वुमेन ऑफ चाइना। देखो गुड का एक अलग है, अगर हम ऐसे डालती है ना द गुड वुमेन ऑफ सेजवान, सेजवान कल्चरल कंसेप्ट को दिखाती है। वुमेन एक तरह के सोसाइटी किस तरह से डिमांड कर रही है सोसाइटी में, कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन है उसको। और गुड का मतलब है द मॉरल, है ना, मॉरल हम किस तरह से जज कर रहे हैं। पर लिखने वाला जो है वो यूरोप का है, तो यूरोसेंट्रिक अप्रोच है, जिससे कि हाइब्रिड कल्चर हाइब्रिडिटी का फॉर्मेट हमें इसमें और देखने को मिलता है। इंटेरोगेशन ऑफ द मोरालिटी, इसमें मोरालिटी के ऊपर क्वेश्चन है कि हाउ डू द सोशल इकोनॉमिक एंड द पॉलिटिकल फैक्टर ऑफ द इंडिविजुअल एबिलिटी टू अडेयर द मॉरल प्रिंसिपल। और इस मॉरल प्रिंसिपल को एंड तक भी लूज नोट पे छोड़ा गया है, जहाँ पे गॉड्स जो है वो पिंक क्लाउड की तरफ मूव कर जाते हैं और स्टिल बोला गया है कि तुम गुड रहो, यानी तुम्हें अच्छी तरह से अपने इस कैरेक्टर को मेंटेन रखना है। एलिनेश समझा चुका हूँ मैं, तो आप उसको बस निकाल के बस कर लेना। पर हाँ ये स्लाइड बहुत इवन 100 नहीं तो 98% तो चांसेस है कि क्वेश्चन आ सकता है अबाउट द एलिनेशन ए इफेक्ट, जिसे एलिनेशन इफेक्ट बोलते हैं, वी इफेक्ट वर्म इम्फ्रेमडम्स इफेक्ट, है ना। तो ये भी आ सकता है, तो ये वी इफेक्ट हो गया, चाहे ए इफेक्ट हो गया, चाहे स्ट्रेंजमेंट हो गया, किसी भी नाम से आएगा, पर उसका एक कंसेप्ट वही होगा कि आपको सेम आंसर ही लिखना है। एक्सप्रेशनिज्म का सिंपल मतलब ये है दैट एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी। आपको देखो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब, ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि किसी भी चीज़ को आप बाहर के उसकी खूबसूरती को देख रहे हो। सब्जेक्टिव मीन्स थॉट, है ना, उसको लेके आप क्या सोचते हो, दैट इज़ द सब्जेक्टिविटी। या आपकी क्या उसको लेके सोच आ रही है, या आप किस तरह से उस चीज़ को देख रहे हो, वो सब्जेक्टिविटी है। तो एक्सप्रेशनिज्म दिखाती है एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी। ये ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है कि चीज़ को आपने देखा, एक बॉटल को देखा और बोल दिया दिस इज सिंपली बॉटल, ऐसा नहीं है। बस उसको देखने का नज़रिया अलग है, अगर कोई किसी और एंगल से उसे देख रहा हो, उसमें उसका कलर टिंट, बाहर का एस्थेटिक वैल्यू, ठीक है, वो सब उसके देख रहा हो, या एस्थेटिक एक्सप्रेशन देख रहा हो, तो वो सब्जेक्टिव सेंस है। तो एक्सप्रेशनिज्म जो है वो ऑब्जेक्टिफिकेशन में तो आ नहीं सकता, तो वो सब्जेक्टिव है। तो इसीलिए बता रखा है फर्स्ट थिंग दैट इट इज़ एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी एंड यूज़ ऑफ द मिथिक टाइप के इसमें कैरेक्टर मिलते हैं, जैसे कि गॉड हमने देखा इसमें, ठीक है। एंड द टर्म्स ऑफ द कैरेक्टर, द कोरल इफेक्ट्स एंड द हाइट एंड इंटेंसिटी इन ऑर्डर टू कन्वे द अवेकनिंग एंड द सफरिंग ऑफ द प्रोटैगनिस्ट। हाँ बिल्कुल, इसमें हमें दिखाया गया कि सेंट्रल कैरेक्टर का किस तरह से उसके सफरिंग दिखाई गई है प्ले में। द ब्रेशट वॉज ए प्ले राइट दैट हु वॉज सर्टेन इन्फ्लुएंस बाय द एक्सप्रेशनिज्म। तो यार ये ब्रेशट जो थे वो इन्फ्लुएंस थे एक्सप्रेशनिज्म से। एंड इवन दो ही मूव बियॉन्ड द स्कूल एंड थॉट हिज ऑन वर्क, बेशक उन्होंने कुछ हट के लिखा हो, दैट इज कॉल्ड द ए इफेक्ट और द वी इफेक्ट, पर स्टिल इन द गुड वुमेन ऑफ द सेज वन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द एक्सप्रेशनिज्म। तो इसमें एक्सट्रीम सब्जेक्टिविटी ये सब ऐड कर देना। अब जैसे हम देखते हैं कैन बी सीन इन मैनी मोनोलॉग्स, हमने देखा है दैट आर यूज इन फोकस ऑफ द वन थॉट एंड द फीलिंग ऑफ द कैरेक्टर अबाउट व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग, पर्टिकुलरली द डिलेमा दे फेस एंड द सफरिंग दे आर एंड्योरिंग। यही सब चीज़ किस में ऐड करती है, एक्सप्रेशनिज्म में।
कि एक्सप्रेशनिज्म में ये कंसेप्ट ऐड होता है कि सिंपल देखो, हम जब मोनोलॉग को देखते हैं तो हमें साफ पता चलता है कैरेक्टर कैसा फील कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं। इन द सेम वे द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ द वर्ड्स एंड द सॉन्ग्स इन द टेक्स्ट यूज टू एक्सप्लोर द सेंस ऑफ द सफरिंग ऑफ द कैरेक्टर। बहुत सारे वर्ड्स से बहुत ज़्यादा सॉन्ग्स ऐड कर रखे हैं, जो मैंने आपको बताया भी था स्लाइड में। इससे भी हमें पता चलता है कि वो अपनी सब्जेक्टिव एसेंस को सामने रख रहे हैं। ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं है, बाहर बाहर से ढांचा नहीं देखा गया, जबकि सब्जेक्टिव सेंस को वो जैसा फील कर रहे हैं उस चीज़ को बता रहे हैं वो। तो इस वजह से एक्सप्रेशनिज्म का परफेक्ट एग्जांपल है। इसके बाद है जैसे कि एक एग्जांपल भी दे रखा है, फाइनल सीन इन द वर्स, यस इट्स मी दैट शूटा एंड द शेंटी, मैं ही हूँ जो कि दोनों हूँ, एंड योर ओरिजिनल ऑर्डर टू बी द गुड वाइल येट सर्वाइविंग एंड स्प्लिट मी इन द लाइटनिंग एंड द टू पीपल। कह रहे अब इस गुड को मेंटेन करने के लिए मैं दो में टूट गई, ठीक है, एंड कैन नॉट टेल द ऑकर्ड इन द गुडनेस टू अदर एंड टू माई सेल्फ कुड नॉट बोथ बी अचीव। पर दूसरों के लिए अच्छाई करते करते कहीं ना कहीं मैं अपने लिए अच्छी नहीं बन पाई और मैं उसे अचीव नहीं कर पाई। तो इससे बिल्कुल क्लियर होता है कि सब्जेक्टिव सेंस को कितनी अच्छी तरह से रखा गया। तो सब्जेक्टिव स्पार्क देखने को मिलता है, सब्जेक्टिव एसेंस है, इसीलिए एक्सप्रेशनिज्म का एक परफेक्ट एग्जांपल है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, मैंने ये बता रहा हूँ मैं। चलो सबसे पहले इस पे लिखते हैं दियूस, DEUS दियूस, उसके बाद एक्स फिर मशीना, ठीक है, दियूस एक्स मशीना। इसका मतलब क्या है, इट मीन द गॉड फ्रॉम द मशीनरी, फ्रॉम द मशीन। अच्छा, एक कंसेप्ट है जो कि यूज़ किया जाता था, दियूस एक्स मशीना, एक तरह का हम बोल सकते हैं जैसे कि एपिक थिएटर हो या कोई थिएटर हो या फिर जिसमें ऐसे मैजिक जैसा इफेक्ट दिखाना होता है, उसमें मशीन का यूज़ किया जाता था अलग अलग चीज़ों को, जैसे भगवान को ऊपर लेके जाना हो, नीचे लेके आना हो, इस तरह का कंसेप्ट को दिखाने के लिए। पर इसमें क्यों समझ देखो, जब ड्यूस एक्स मशीना को हम देखते हैं तो ये सिंपल क्या है, एक इस तरह का प्लॉट डिवाइस है जहाँ पे क्या होता है, अनसॉल्व प्रॉब्लम जो होती है कहानी में वो एकदम से सॉल्व हो जाती है। कोई एक नई चीज़ को एकदम से वो ले आते हैं, ऊपर से उतार देते हैं एक मशीन से ऐसे लटका के, जैसे परी आ गई, भगवान आ गए। तो इसीलिए ज़रूर ध्यान रखना, जो अनसॉल्व्ड जो प्लॉट है वो एकदम से सडनली एब्रप्टली, है ना, एकदम से जैसे कि एब्रप्टली सॉल्व हो जाते हैं वो, या सडनली, ठीक है। तो एक ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं इस मशीन से, दैट इज कॉल्ड द ड्यूस एक्स मशीना। पर इसका कंसेप्ट क्या है, इसका सिंपल ये है कि ताकि हम इरिसॉल्वेबल प्लॉट को रिसॉल्व कर सके, यानी ऐसी चीज़ जिसको कि अनसॉल्व प्लॉट को जो है वो सॉल्व कर सके। जैसे इसमें देखा होगा जब ट्रायल हुआ था, ठीक है, शैंटी का, जब उसने बता दिया कि मैं ही दोनों हूँ, तो फिर तीन जज यानी तीनों भगवान ने, जिनको तीनों भगवान ने फैसला क्या दिया, जाओ हम तुम्हें माफ़ करते हैं हर चीज़ में। तो वैसे समझ ही नहीं आता एंड तक कहानी कैसे सॉल्व होने वाली, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसमें तीन गॉड्स को उतारा गया एज एन जज। तो ड्यूज एक्स मशीना वाला वही कंसेप्ट है। उसके बाद उन तीनों ने यही फैसला दिया कि उसे बोल दिया कि इनोसेंट है ये। उसके बाद आगे वो कह के चले गए कि ठीक है, आगे तुम अपने इस कैरेक्टर को मेंटेन रखना। तो इसलिए ज़रूर कर लेना, ड्यूस एक्स मशीना पता होना चाहिए बस इसके बारे में। अगर क्वेश्चन में आए फिर तो ईजी होता है, बस मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अच्छा, लेटिन वर्ड है, ये ध्यान रखना, जिसका मतलब यही है गॉड फ्रॉम मशीन। और ये टेक्निक है जो यूज़ होता है कि इसमें बेसिकली जब हम जैसे कि एपिक थिएटर हो गया या फिर कोई मैजिकल टाइप ऑफ प्ले हम दिखा रहे हैं, तो उसमें ये कंसेप्ट को यूज़ किया जाता है। यहीं पे 5 रिक्वेस्ट तो आप नीचे प्लीज़ लेके आओ, और थैंक यू सभी को इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करने के लिए। ठीक है, बाकी जो है पीडीएफ उनके चार्जेस लगेंगे, और ये ईमेल आईडी है। बाकी टेलीग्राम चैनल को यार प्लीज़ जॉइन करो। फेसबुक आईडी पे आप मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपको टेक्स्ट करना हो तो बेसिकली आप यहाँ पे कर सकते हो। टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा कम होता है, बट स्टिल मैं कर रहा हूँ, ठीक है, कोशिश, और जल्दी से जल्दी वीडियोज़ लेके आऊँगा। कमेंट्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं जो आप करते हो, ठीक है। बाकी आपको कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा किया करो ताकि यूट्यूब इसे कंसिडर करे और बाकी बच्चों तक भी ये पहुंच सके। ठीक है, थैंक यू सभी को।